नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, कैसे हैं आप। उम्मीद कर रहा हूं आप सारे विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आज की इस मैराथन के लिए जबरदस्त तैयार होंगे। हम आज की क्लास में उन रिमेनिंग टॉपिक को करने का प्रयास करेंगे जिसको कि हमारी पहली वाली मैराथन के अंतर्गत छूट गए थे, अर्थात हम सार्क, आसियान, इससे संबंधित सारे प्रश्नों को वन बाय वन करवाऊंगा। और इससे मैं आपको एक बात पहले से बता दे रहा हूं कि यदि आपने इनकी थ्योरी नहीं पढ़ी है तो भी आपको बन जाएगा। बस आप एंड तक सेशन में बने रहना, सारे टॉपिक को वन बाय वन देखना, प्रश्नों को देखना, उन्हीं प्रश्नों से सारे आंसर्स टॉपिक कवर होंगे। तो चलिए बिना देर करे हुए जुड़ जाइए फटाफट आज के सेशन में। अपने मित्रों को बुला लो, सभी लोगों को साथियों, और जोड़ लो। सभी सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जब तक आप सभी लोग जुड़ रहे हैं तब तक मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर लेता हूं। जल्दी से आ जाइए सभी लोग। बिल्कुल ठीक, चलो हाँ बच्चों जुड़ जाओ। सभी को राधे राधे है, सभी को नमस्कार है, सभी को जो है स्वागत है आज के सेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए ऑर्गेनाइज करा गया। उसके पीछे उद्देश्य यह है कि आप कम समय में कुछ बेहतर फिर से प्राप्त करें। जैसा कि आपका प्यार पहली मैराथन को मिला था, उसी आधार पर आज के सेशन को भी हमको कवर अप करना है। सभी लोग जुड़ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सार्क के बारे में सारी जानकारी जो है वन बाय वन देते चलूंगा। इसको आप बाय मतलब क्वेश्चन के माध्यम से सारा कंप्लीट कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करूंगा। बिल्कुल सभी लोग जुड़ रहे हैं। जब तक मैं उसके पहले एक महत्वपूर्ण चर्चा कर लेता हूं। हमारे द्वारा कुल मिलाकर 4 कोर्सेज को लॉन्च करा गया अभ्यर्थियों। इन 4 कोर्सेज में आप एक अतुल सर की आर्थिक पाठशाला, एक प्री टारगेट बैच लक्ष्य जो भेदना है, एक कॉम्बो बैच है जो हमारी पूरी इस संस्थान का सबसे बेस्ट सबसे यूनिक बैच है और इसके विद्यार्थी अभ्यर्थी जो हैं वो आज भी इस बैच को पाकर प्रसन्न है। उसके साथ साथ यदि हम बात करेंगे तो अर्थशास्त्र या उद्यमिता एक स्पेशल है जो कि मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जान रहे हैं मेंस अभी एंड हो ही गया है, ऐसा मान लीजिए। वो प्री हो गया आपका, प्री के बाद आपकी मेंस की तैयारी होनी चाहिए। तो यदि आप इन किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिख रहा है, आप हमारे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें, हम उसके आधार पर आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। चलिए बिल्कुल, अब मेरे हिसाब से सभी लोग जुड़ गए हैं तो मैं अब सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। कोशिश ये करना है बच्चों की इस बार आपके एक भी प्रश्न गलत ना हो, तो हर संभव प्रयास करना, उन बारीकियों को सुनना जो मैं आपको दिखाते चलूंगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से मैं रख रहा हूं, उसको ध्यान से देखो। ये आगे आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार कमेंट कर देना बीच में, ठीक है। चलो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि सार्क जो कि SAARC का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर भेजिए। मैं फिर से बता दे रहा हूं सभी को कि मैं एक एक का नाम नहीं लूंगा, मैं आपके कमेंट्स देखते चल रहा हूं, आप मेरे जो है आंसर्स को देखते चलें और यही प्रक्रिया थ्रू आउट द सेशन, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं और मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने का हर संभव प्रयास करता हूं, आपको पता है। बिल्कुल चलिए, हाँ सभी के आंसर आने लगे हैं अब मेरे पास, ठीक है। चलिए बिल्कुल, हाँ बच्चों जो बीच में जुड़े हैं सभी का स्वागत है। सभी अपने मित्रों को बुला लो, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं बच्चों, सार्क के फुल फॉर्म की बात हो रही। किसके फुल फॉर्म की हो रही? सार्क के फुल फॉर्म की। और जिसने अब भी जैसे सेशन को स्टार्ट करा है मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि आप एक काम करें, अपने जो वीडियो क्वालिटी उसको 480 पिक्सल पे जो है सेट करें, तो आपको सारा जो है कंटेंट वो बराबर दिखने लगेगा, ठीक है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। उसके बाद साउथ एशियन एसोसिएट्स फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, तो ये एसोसिएट्स यहाँ पर नहीं होगा, देखो। उसके बाद में यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखना, बिल्कुल यहाँ पर यदि बात करते हैं तो यहाँ पर एशिया आ रहा है बच्चों, तो ये भी नहीं होने वाला। और यदि फर्स्ट वाले ऑप्शन को पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है कॉर्पोरेट। तो इस तरीके से कभी कभी क्या होता है, जब आप जल्दबाजी में अपने आंसर देने जाते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि हमने उस प्रश्न को अच्छे से या उसके विकल्पों को अच्छे से नहीं पढ़ा। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। तो जिन्होंने डी टिक करा है उनका आंसर है सही, ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये क्लास अतुल सर की, और आपको इसको बहुत अच्छे से बारीकी से सारे प्रश्नों को देखना है। जो पढ़ता है वो पास होता है, ऊपर ऊपर हवा में पास नहीं होगे इन क्लासेस में, क्योंकि यहाँ पर जो है ना तो सरकारी जैसा ऑप्शन रहता है ना कुछ। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसका आंसर होगा। फटाफट नोट डाउन कर लो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। अभी यदि आपने थोड़ा सा देखा उसको, तो मैंने जस्ट स्टार्ट में आपको जो है स्क्रीन पे दिखाया भी था। ये बताता है कि आप कितने सचेत हैं। ये देखो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये है आपका यहाँ पर होना चाहिए फाइनल आंसर। क्लियर है? चलो
हाँ ठीक है, सभी आ गए, सभी के कमेंट देखते चल रहा हूं मैं, रिलैक्स रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात आती है, सार्क या दक्षेस की स्थापना कब व कहां हुई? when and where was the SARC और SARC established? तो when was the SARC established होना चाहिए, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए। ठीक, सार्क की स्थापना के बारे में पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सार्क की स्थापना बहुत अच्छे से देखना। दो चीजें हैं, एक पूछ रहा है कब, एक पूछ रहा है कहां। समझ गए बात को? व्हेन और वेयर की बात हो रही है, तो व्हेन और वेयर की जब बात होगी तो यहां पर ध्यान रखना कि होता यह है कि 1985 में, कब? 1985 में ढाका में एक शिखर सम्मेलन हो रहा है। क्या हो रहा है? ढाका में एक शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो इसके तहत जो है इसकी स्थापना करी जा रही है। सेकंड का आंसर है सी। तो जिन्होंने सी आंसर दिया है उनका सही है, और जिन्होंने नहीं दिया है वो अभी भी जो है तैयारी करते रहें, क्योंकि अच्छी खासी तैयारी आपको करनी पड़ेगी मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। मैं फिर से बोल रहा हूं, और इस बार का प्री और टक्कर वाला होने वाला है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि सार्क का मुख्यालय किस देश में स्थित है? जल्दी से बताइए। सार्क का मुख्यालय, आसान प्रश्न है मेरे हिसाब से, ये बनने वाले प्रश्न है, इन प्रश्नों को ध्यान से समझ के चलना। ये प्रश्न कैसे वाले हैं? बनने वाले हैं। तो इस बार मैं यदि ना लिखूं कि प्री में 100% आएगा तो भी मान के चलना, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन बिल्कुल लिमिटेड और सिलेक्टेड रखे हैं, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, बनेंगे और अच्छे से करके आना, ठीक है। हेडक्वार्टर पूछ रहा है सार्क का, तो देखते हैं हेडक्वार्टर कहां पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल, बांग्लादेश की बात करते हैं तो आंसर होगा नहीं, श्रीलंका की बात करते हैं तो आंसर होगा नहीं, और मालदीव की बात करेंगे तो आंसर होगा नहीं बच्चों, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? काठमांडू नेपाल। क्या होगा? काठमांडू नेपाल। डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। कुछ प्रश्न देखो बहुत इजी बनते हैं, उन इजी प्रश्नों को हमको इजी तरीके से ही लेना होता है, उनको जबरदस्ती कुछ लोग टफ बनाने की कोशिश करते हैं, वो उसकी जरूरत ही नहीं होती। बच्चे को सीधा सीधा याद भी करवाना कभी कभी इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, सार्क के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ो और आंसर दो। व्हाट वाज द नंबर ऑफ फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ सार्क? जल्दी से कमेंट भेजिए, मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ। हाँ, जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है, सभी लोग बिल्कुल भरपूर ताकत के साथ जुड़े। ठीक, चलिए सार्क के सदस्य देखो, देखो सार्क के जो सदस्य देशों की संख्या, तो सा से देखो, इसको ऐसे याद रख लो, सा से हो गया आपका सार्क और सा से हो गया आपका सात। ध्यान से सुनना, इस तरीके से याद रख लो एक बार, कभी नहीं भूलेगा। सा से हो गया आपका सार्क और सा से हो गया सात। अब देखो इसी को याद कराने के लिए मैं आपको और बता देता हूं, जिससे आपका एग्जाम के दिन जो है गलत नहीं होगा। इसमें देखो जब काउंट करोगे तो टोटल 5 लेटर है, 1 2 3 4 और 5 है कि नहीं? कितने लेटर? 5। तो इस तरीके से देखो 7, और इस तरीके से जो है आपका यदि पूछेगा तो आप आखिरी में क्या आ रहा है? 5। समझना मेरी बात को। सार्क की स्थापना 1985 में हो रही है, क्योंकि एग्जाम के दिन कंफ्यूजन सिर्फ इतना ही होगा बच्चों, 84 है, 85 था क्या, 86 था क्या, ये कंफ्यूजन होगा। यदि इससे ज्यादा कंफ्यूजन होगा दैट मीन्स आपने पढ़ाई नहीं करी, दैट मीन्स आपने पढ़ाई नहीं करी है। तो सार्क की जो होगी स्थापना, इसकी हो गई 7। अभी एक और इसका है, मैं फाइनल अभी आपको बता रहा हूं, नाम की चिंता मत करें क्योंकि एक क्वेश्चन है। उसके बाद सार्क संस्थान का नवीनतम सदस्य कौन सा देश बना है, इसके बाद मैं आपको सारे बता दूंगा। जल्दी से, सार्क देशों का जो है नवीनतम सदस्य, जल्दी से आंसर बताइए। प्रश्न बहुत सोचने योग्य है कि कैसे इन प्रश्नों के आंसर दिए जाएं, क्योंकि आप जल्दबाजी में सारे प्रश्नों को पढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको वैसे प्रश्न अपने हाथों से लिख के बनाता हूं जिसके आधार पर आप थोड़ा सा ध्यान से सुने, समझें और फिर अपना आंसर दें। ठीक, चलिए आंसर दीजिए जल्दी। ठीक, सार्क का नवीनतम सदस्य जब तक आप बता रहे हैं तो चलो मैं आपको बता देता हूं कुछ अदर्स जो हैं। यदि आपसे पूछेगा मालदीव किसका नवीनतम सदस्य बना, ध्यान से सुनना, तो आप बोलोगे राष्ट्रमंडल का, कॉमनवेल्थ का। किसका? राष्ट्रमंडल, या इसी को आप क्या बोल के आओगे? कॉमनवेल्थ, ठीक है। ठीक, ये हो गया आपका। अंडोरा जो है, अंडोरा आपको करना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945 में एस्टेब्लिश हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। क्रिस्टलीना जो है इनकी इस समय हेड है, क्रिस्टलीना, ठीक है, इनकी इस समय क्या है? हेड है। और हेडक्वार्टर पूछेगा तो बोलिएगा वाशिंगटन डीसी। क्या बोलोगे? वाशिंगटन डीसी,
ठीक है ना। वॉशिंगटन डीसी कहाँ, ये तो आपको पता है। डीसी का मीनिंग जानते हो क्या, जल्दी से बता दो मुझे, कोई डीसी का मीनिंग जानता है क्या आप में से? यूएसए में, समझ गए बात को, कहां पर है, यूएसए में। जल्दी से मुझे डीसी का मीनिंग बता दो। मैं कमेंट में देखते जा रहा हूँ, रिलैक्स रहो, मैं अभी जस्ट देख लूंगा कि आपने क्या लिखा है सरसरी निगाहों से। ठीक, चलो। तो यदि हम बात करते हैं मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, तो डीसी का अर्थ होगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एंडोरा किसका सदस्य बना, नवीनतम सदस्य बना, एंड आपका जो है एमएफ का। इसकी डिटेल क्लास मैंने जो है आपको दे रखी है, आप यूट्यूब में ही हमारे वीडियोस को चेक करो, कौन कौन से संगठन कब स्थापित हुए, उनका मुख्यालय कहां पर, उनके हेड कौन है, नया मेंबर कौन बना है, ये सारा आपको जो है भारत और मध्य प्रदेश की पुरानी यादों वाले पोर्शन में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में न्यू न्यू की बात होती है, तो न्यू बना है मेरे प्यारे बच्चों वर्ल्ड बैंक का। किसका, वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक के जो है 14वें अध्यक्ष कौन है, जल्दी से कमेंट करके मुझे आंसर दो। ये भी 1945 में स्टेब्लिश हो रहा है वर्ल्ड बैंक, ध्यान से सुनना। बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बहुत सही आंसर दे रहे हैं, कुछ की तैयारी बड़ी जबरदस्त है, बिल्कुल। तो यदि हम बात करते हैं 1945 में ये भी स्टेब्लिश हो रहा है, और नाम होगा अजय बंगा। क्या होगा, अजय बंगा, समझना 14वें नंबर के हैं, बिल्कुल पूछा जाने वाला प्रश्न है। उसी के साथ यदि हम बात करते हैं, तो इसका भी मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में। कहां पर है, वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। इसका हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चों डी, और ये है आपका आंसर इसका अफगानिस्तान। क्या बोलोगे, अफगानिस्तान बोलोगे। क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, क्या बोलोगे इसका आंसर, अफगानिस्तान बोलोगे। अब मेरी बात को सुनो, इसके लिए एक ट्रिक है, इसके लिए एक ट्रिक है, पर उस ट्रिक से पहले मैं सारी डिटेल्स ही आपको दे देता हूं, फिर आपको ट्रिक को ध्यान में सुन लेना है। बेसिकली यहाँ पर देखो, सारा मैंने जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनके लिए पूरा ये लगा दिया है कि दक्षिण एशियाई देशों के क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दक्षेस, सार्क ना लिखा है तो दक्षेस लिखा आएगा, कंफ्यूज नहीं होना, समझना मेरी बात को। स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985। यदि एग्जैक्टली पूछ ले कि सार्क की स्थापना कब हुई, यदि डेट पूछ रहा है, ध्यान से सुनना, इस आंसर को ध्यान से सुनना, यदि एग्जैक्टली डेट पूछ रहा है तब इसको आप टिक करके आओगे। समझ गए बात को, मैं अपने आप को हटा रहा हूँ थोड़ा सा, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 7 से 8 दिसंबर 1900 जो है 85 को हुई। इसके तहत जो है, किसके तहत, तो ढाका शिखर सम्मेलन के तहत। हेडक्वार्टर पूछेगा तो बोलना काठमांडू नेपाल में। उसी के बाद ध्यान से देखो, इसमें प्रारंभ में जो है 7 सदस्य थे, यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा करी थी। इसमें प्रारंभिक तौर पर 7 सदस्य थे, जबकि नवीनतम सदस्य जो है इसका बन रहा है कौन, अफगानिस्तान, जो कि 2007 में ही आपका बनता हुआ दिख रहा है। तो इनके लिए ट्रिक क्या है, इनके लिए ट्रिक देखो ध्यान से, मैं ट्रिक लिख दे रहा हूं, उसको आप भी नोट डाउन कर लो। अब भारत भूमि नेपाल, क्या है, अब भारत भूमि नेपाल। अब ध्यान से सुनना, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स बना रखा है आपका, किसमें, मेरे यूट्यूब के ही इस चैनल में चेक करो। जो भी इस बार का, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि जो भी इस बार का यदि प्री देने जा रहा है, यदि आपने मेरे द्वारा बनाए गए शॉर्ट्स जो पड़े हैं यूट्यूब पे, उनको एक एक बार नहीं देखा जाने के पहले, हो सकता है आप 1 से 2 प्रश्न छोड़ के आओगे। बहुत रिसेंट के टॉपिक्स पर मैंने बनाए हैं, और कम शब्दों में कम समय में फटाफट याद कराने की, आपको याद करवा दूंगा उनको, बिल्कुल शॉर्ट्स को एक बार जाके सारे लोग देख लेना। अब भारत भूमि नेपाल, ये ट्रिक हो गई हमारी। तो अब फटाफट देख लो, अफगानिस्तान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, भारत इटसेल्फ हो गया, भूटान हो गया, फिर उसके बाद में म्यांमार हो गया, ठीक है ना। भूटान के बाद क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से दिखना, थोड़ा सा मालदीव होगा यहाँ पर, ना कि म्यांमार होगा, क्या होगा, मालदीव होगा। यही कंफ्यूजन वहां पर एग्जामिनर आपसे करवाता है। तो यहाँ पर मालदीव करना है, फिर ने से नेपाल हो गया, पा से पाकिस्तान हो गया, और ला से हो गया श्रीलंका। इस तरीके से जो है आपको इन प्रश्नों के आंसर देकर आना है। कोई सा भी प्रश्न का आंसर जो है आपको गलत नहीं करना है, आपको बताना है 2007 किसकी बात होगी, 2007, और 2007 में कौन बन रहा है, अफगानिस्तान, ये लिख दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा हो जाए। हाँ बच्चों, बिल्कुल, जिन्होंने बीच में जुड़े हैं उन सबका बहुत स्वागत है। आई थिंक ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। चलो, हाँ बच्चों, लाइव ही क्लास, चिंता ना करो। बस मैं एक एक के जो है नाम नहीं ले पाऊंगा, उसके पीछे कारण है कि फिर कभी कभी लेंदी क्लास हो जाती है, और मुझे पता है क्लास है, आप सभी लोग आए हैं, जो नहीं आया कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं होगा, सबका अपना अपना जो है हिसाब होता है, चिंता मत करो। और मैं हिसाब करने में कच्चा नहीं हूँ, मैंने हमेशा बोला है, चिंता मत करो। चलो, जो आए हैं उनका स्वागत है, जो बाद में देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, पूछ रहा है हमसे, ठीक। चलिए, आंसर देखा जाए
मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जब आप सार्क का मैप चेक करोगे, क्या चेक करोगे, मैप चेक करोगे। आई थिंक मैंने फर्स्ट उस पे लगाया था, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, जब आप सार्क का थोड़ा सा मैप चेक करोगे ना, तो ये मेरे पीछे जो है, अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम दिखेगा, पर ऐसे समझ जाओ, ये वाला जो एरिया है, आपको म्यांमार और भारत की लोकेशन चेक करनी है। आप जब म्यांमार और भारत की लोकेशन चेक करोगे ना, तो आप पाओगे कि म्यांमार भारत से बिल्कुल लगा हुआ है। कैसा है, लगा हुआ है। एग्जामिनर आपको यही कंफ्यूज करने की एक कोशिश करता है। बिल्कुल पीएससी का फेवरेट प्रश्न है। मैं फिर से बोलूंगा, आपने यदि इसको नहीं पढ़ा है, नहीं रटा है, आप हो सकता है एक क्वेश्चन छोड़ के आने वाले हो, इससे ज्यादा गारंटी नहीं मिलेगी। उसके बाद मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, म्यांमार चूंकि लगा हुआ है, तो कई बच्चे जो है इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। म्यांमार के बस माल, इसको समझ लेना, म्यांमार मालदीव, यहाँ से आपका आंसर थोड़ा सा सही हो जाएगा, बस बाकी सारे हैं, अभी मैंने आपको ट्रिक बताई। ठीक है कि नहीं है, चलो। उसके बाद में यूनिट 6 के बारे में मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। यूनिट 6 की ये जो अभी आप एमसीक्यू क्लासेस पढ़ रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चों, इनकी ये पूरी डिटेल्ड थ्योरी है, जो अभी मैंने आपको दिखाए, जो थोड़े से स्नैप्स बीच बीच में ला ला के दिखाए ना, ये पूरी उस थ्योरी के ही स्नैप्स हैं। उसी से ही मैंने फिर आपको जो है एमसीक्यू बनाए हैं। दैट मीन्स मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिन बच्चों ने थ्योरी पढ़ी है, उनसे ये सारे प्रश्न बनेंगे, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि एक बार सारे सब्जेक्ट्स की जो मैं आपसे पढ़ा रहा हूं, एक बार थ्योरी पढ़ के देखो, आपको यकीनन मजा आएगा। और आपको वो इन्वेस्टमेंट कहीं पर नहीं होगा कि जैसे आप भटक आते हो, पैसे दे आते हो 80-80, 90-90 हजार बड़े बड़े संस्थानों में, उसके बावजूद आपका ना तो कोर्स होता है, ना आप आंसर राइटिंग में कंफर्टेबल होते हो, ना ही आप कंटेंट वाइज कंफर्टेबल होते हैं। बड़े बड़े नोट्स मिलना, पुलिंदे मिलना, इनसे आप पास कभी नहीं होगे, आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब आपकी इस पोर्शन में मैं क्या मदद करता हूं, मैं आपको नोट्स नहीं खरीद, मतलब जो है अलग से बुक परचेज नहीं करने देता हूं, सारी चीजों को मैं खुद तैयार करता हूं। मतलब आपके लिए नोट्स तैयार हैं, आपके लिए कंटेंट तैयार है, आपके लिए डेटा तैयार है, आपको वही पढ़ना है, वही लिखना है, वही समझना है। आज भी यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं, मैं फिर से बोलूंगा, यूनिट 6 का सबसे बेहतरीन कंटेंट है। मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी बुकें हैं, इतनी इतनी बुकें हैं, इन बुकों से बचने के लिए भी ये कंटेंट सिर्फ पढ़ना है। 2 दिन भी तबीयत से पढ़ोगे, सारे सब्जेक्ट में जो है, मतलब सॉरी यूनिट 6 में जो है, आपको अच्छा खासा बनने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ऑडियो वीडियो तो मैंने देख लिया है, ऑडियो के एक बारे में आप जल्दी से बता दो, क्लियर है कि नहीं। ठीक, कहीं पर यदि ऑडियो आपको लगे तो थोड़ा सा वेट करना, मुझे थोड़ा सा जो चीजें रहते हैं पेरिफेरल्स जो इससे अटैच होते हैं, उनको बदलना पड़ता है, बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है, और नहीं भी है तो अभी तक मध्य प्रदेश के इतिहास की सबसे बेहतरीन क्लास आपकी और मेरी हुई है, आप जानते हैं। और जिनमें नहीं लगता है वो चाहे तो बिल्कुल चेक कर लो, इसके पहले कभी ऐसी क्लास नहीं हुई है जहां पर मेरे पूरे बच्चों ने साथ में पूरा दम भर के लगाया और हमने लगभग 25 मिनट का रिकॉर्ड बनाया। वो क्लास भी मैंने आपको जो है अलग करके डाल दी है बच्चों, तो उस क्लास को भी सभी लोग शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपका, सार्क के उद्देश्यों का उल्लेख सार्क चार्टर के किस अनुच्छेद के तहत करा गया। जल्दी से आंसर दीजिए, सार्क के उद्देश्यों का उल्लेख की बात हो रही है। ठीक है, सार्क के उद्देश्यों का उल्लेख बच्चों, तो सार्क के कुछ उद्देश्य हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। अब इनका उल्लेख सार्क का जो चार्टर है, मतलब जिसके तहत हमने आम सहमति बनाई है इस संगठन का सदस्य बनने की, तो उसका जो अनुच्छेद है वो आपको याद रखना है। क्या 2 है अनुच्छेद, तो आंसर है नहीं। ठीक है ना, क्या अनुच्छेद जो है आपका 3 है, तो आंसर है नहीं, इसका आंसर होगा 1। सार्क के आर्टिकल 1 पढ़ना ध्यान से, उसमें उसमें इसके उद्देश्यों को लिखा है कि किस प्रकार से यह संगठन या किस उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस संगठन का गठन करा गया है या फॉर्मेशन हुआ है। चलिए नेक्स्ट वन, सार्क के प्रमुख महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ये आपको बताना है। जो चीफ सेक्रेटरी हैं या चीफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क हैं, उनका टेन्योर कितने टाइम का है। ठीक, इंग्लिश वाले सारे हैं मेरे साथ में, प्राची इत्यादि जो सारे स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल 1 ईयर 3 ईयर सारे, और ओल्ड बैच के स्टूडेंट्स, इन सभी का स्वागत है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। जो भी क्लास को देख रहा है उन सभी का दिल से स्वागत है और बहुत अभिनंदन है। चलिए
सार्क के प्रमुख महासचिव का कार्यकाल की बात आ रही है तो ध्यान से सुनना कि यदि हम सार्क के प्रमुख महासचिव के कार्यकाल की बात करेंगे तो ये होगा आपका 2 इयर्स का। कितने का होगा बच्चों? 2 इयर्स का। तो यदि जिन्होंने बी आंसर लगाया है उन सभी के आंसर सही हैं, ये होगा 2 इयर्स का। ठीक है, सारे प्रश्न बनने वाले हैं। ये एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता हुआ आपको दिख रहा है प्री के कॉन्टेक्स्ट में कि सार्क सदस्य देशों का क्षेत्रफल, पहले तो पूछ रहा है क्षेत्रफल एवं उसके बाद ही लगा हुआ है जनसंख्या वैश्विक दृष्टि से, मतलब जब हम विश्व के दृष्टिकोण से, पर्सपेक्टिव से इसको मेजर करेंगे तो वह कितनी है? जल्दी आंसर दीजिए। बिल्कुल ठीक, हाँ हाँ, ये प्रश्न थोड़ा सा लगेगा क्योंकि जिन्होंने बिल्कुल डेप्थ में पढ़ाई नहीं करी उनको ये प्रश्न नहीं बनेगा, जिन्होंने क्लास अच्छे से पढ़ी है, थ्योरी पढ़ी है, उनको बनेगा। क्लियर है? चलो आंसर देखते हैं। यदि हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि सार्क सदस्य देशों का क्षेत्रफल और जनसंख्या वैश्विक दृष्टि से, तो विश्व की देखो जनसंख्या यदि हम बात करेंगे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होगा 3%, मतलब संपूर्ण विश्व का यदि हम बात करते हैं क्षेत्रफल 100 है तो सार्क के जितने कंट्रीज हैं इनका हो गया 3%। संपूर्ण विश्व की संख्या जनसंख्या 100 है तो इसका हम मान लेंगे कौन सा आपका, ये होगा आपका होगा 21%। कितने परसेंट होगा? 21%। तो इस तरीके से 3 और 21 आपका आंसर होना चाहिए सी, या इसको 3, देखो मैंने आपको 7 कॉमन बताया है, 3 इंटू 7 तो ये हो गया आपका 21। ये भी एक लॉजिक सेट करा जा सकता है, बाकी डायरेक्ट याद हो रहा है तो डायरेक्ट याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा होती है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है? बिल्कुल, सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है? जल्दी से आंसर दीजिए। वर्तमान में महासचिव कौन है सार्क के? ठीक, चलो बिल्कुल, सार्क के वर्तमान में महासचिव कौन है बच्चों? तो गोला पठान, गोला पठान तो नहीं होगा, ठीक है इनको छोड़ दो। गुलाम सिंह जो है ये भी नहीं होगा। रियाकत अली तो ये भी नहीं होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। गुलाम सरवर होगा। क्या होगा? गुलाम सरवर। समझ गए बात को? गुलाम सरवर है, ना कि सिंह है, गुलाम सरवर। ठीक है ना? तो कहीं कहीं सर्वर लिखा रहेगा पर मैं तुमको याद कराने के लिए एक ऐसा नाम लिख दे रहा हूँ, गुलाम सर्वर। तो सर्वर गोल है, ध्यान से सुनना, सार्क का सर्वर गोल है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, इसके पीछे कारण सुनो। सार्क की एक मीटिंग है, या एक तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत समय से इसकी मीटिंग जो है अब नहीं हो रही है बच्चों। ध्यान से सुनना, सार्क की मीटिंग बहुत समय से नहीं हो रही क्योंकि सार्क का सर्वर है गोल। ध्यान से समझना, सार्क का सर्वर है गोल, इसलिए सार्क की क्या नहीं हो रही है, मीटिंग नहीं हो रही है। क्लियर है? अब तो बन जाएगा, हुआ याद कि नहीं? ठीक, हाँ क्लास में ही याद हो जाएगा, रिलैक्स रहो और अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट, सार्क के कुल 8 देशों में, मतलब एक तो क्वेश्चन ये भी हो गया कि सार्क के कितने देश हैं? 8। ये सदस्य देश कितने हैं? 8। और इन 8 देशों में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसने दिया? जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए फटाफट। देखो जिस तरीके से जब तक आप लोग आंसर दे रहे हो मैं आपको कुछ की फैक्ट बताता हूं जिससे आपको और फ्यूचर में याद रहेगा। एक सार्क आपका आईएमएफ और एक आपका वर्ल्ड बैंक। ध्यान से सुनना, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जब आप देखोगे तो ये अंतरराष्ट्रीय जो है एक तरीके से मौद्रिक संगठन के रूप में इनको देखा जाता है, हाँ कि ना बोलो। पर इन संगठनों को मिलाने के लिए भी सभी सदस्य देशों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया और अपना अपना अंशदान दिया। इन दोनों संस्थानों को ध्यान में रखते हुए ही, ध्यान से सुनना, इन दोनों संस्थानों को ध्यान में रखते हुए ही विभिन्न क्षेत्रीय संगठन बने। क्या बने? विभिन्न क्षेत्रीय संगठन बने। और ये जो विभिन्न क्षेत्रीय संगठन है ना, इन्हीं संगठन में एक है आपका सार्क। क्या है? सार्क। तो ये विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों के संदर्भ में ही इस संगठन की स्थापना होती है और इस आधार पर, मेरी बात को सुनना, इस आधार पर इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे भारत का है। भारत को यहाँ पर बड़े भाई का दर्जा प्राप्त है। किसका दर्जा प्राप्त है? बड़े भाई का। भारत को देखो 32% सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन कर रहा है, पहले नंबर पे भारत है। सेकंड नंबर पर जो है इस पे पाकिस्तान आता है। थर्ड नंबर पे 3 कॉमन शेयर बन रहे हैं। देखो एक तो आपका कौन सा हो गया? नेपाल, एक हो गया बांग्लादेश और एक हो गया भूटान। तो इस आधार पर थोड़ा सा आप इतना याद रख लो बस, जो कि टॉप 3 है। पूछा जाने वाला प्रश्न आपसे यहां से यदि पूछा जाएगा, जब थर्ड पूछेगा तो या तो कॉमन रूप में पूछ ले तो बोलना आप नेपाल, बांग्लादेश और उसके बाद में आपका श्रीलंका, भूटान और मालदीव। इस तरीके से थोड़ा सा आप इसको माइंडसेट बना लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाला। नेक्स्ट, सार्क या दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था और कहां हुआ था? बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिए।
सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कब हो रहा है और कहां हो रहा है? ठीक है, आंसर दीजिए। मैं सभी के कमेंट्स देख रहा हूं। हाँ, जो नए जुड़ रहे हैं बच्चे, उनका भी बहुत बढ़िया स्वागत है। हाँ चलो, कुछ पुराने लोग भी आ रहे हैं। कुछ लोगों को बुलाया नहीं अभी भी तुम लोगों ने। लास्ट ईयर की जो अभी थी क्लास, उसमें सभी लोग थे। और ये जो दिन भर भंडारे में घूम रहे हैं, इनको भी मैं देखता हूँ कि आप भंडारे में जो घूमते हैं उसके बावजूद फिर पास नहीं होते हैं। ये मुझे तकलीफ देता है। पर मैं फिर से बोलूंगा, जिस तरीके से आप यूनिट 6 का सारा डेटा सर्च कर लो, इतने सिस्टमेटिक तरीके से इसको जमा के रखा है, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी फिर भंडारे चल रहे हैं, महाप्रसादी मैं ही बांटूंगा, मैंने पहले आपको बोल रखा था। भंडारे सभी जगह चल रहे हैं, महाप्रसादी मैं ही बांटूंगा, मैंने आपको क्लियर करके रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर देख लेते हैं बच्चों। इसका आंसर होगा 1985, जो कि ढाका में ही है। कहां पर है? 1985 ढाका में ही इसका जो है शिखर सम्मेलन हो रहा है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, मुझे लगता है बनाना इसको चाहिए कि सार्क के सम्मेलनों का आयोजन कब से नहीं हो रहा है। सिंस व्हेन द सार्क कॉन्फ्रेंस नॉट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले अब तो थोड़ा सा 2019 तक का जब आप सिलेबस चेक करोगे ना, तो 2019 में इसका मींस का क्वेश्चन बनता था। किसका क्वेश्चन बनता था? मींस का। और मींस के कॉन्टेक्स्ट में ये होता था बच्चों, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन होता था कि सार्क का अस्तित्व जो है वो खतरे में, क्योंकि ये संस्थान का जो है अब लगभग फ्यूचर डूब रहा है, मतलब गया ही जैसा है। समझ गए बात को? उसके पीछे कारण है, अभी आप समझ जाओगे। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। नहीं पढ़ा? पढ़ा है। कॉम्बो कॉम्बो बैच जिन्होंने लिया है, आर्थिक पाठशाला वाला बैच जिन्होंने लिया है, 400-500 रुपए बच्चों देखो कभी भी जीवन में मिल जाते हैं। इतना सस्ता कोर्स या इतनी सस्ती पीएससी कभी नहीं हुई है जितनी सस्ती तुम्हारे जीवन काल में है। इसके बावजूद कुछ बच्चे जो है पढ़ना नहीं चाहते, मतलब फिर आप ऐसे समझ लो कि आप वाकई में पढ़ने के लिए बने ही नहीं है। क्योंकि जब 80-80, 90-90 हजार फीस देते हैं ना बच्चे, तब उनको समझ में आता है कि क्या होता है। तो 5, 10, 20 हजार रुपए, और मैं तो कह रहा हूँ 500 रुपए का है, इसको नहीं लिया कुछ बच्चों ने, तो मतलब आप खुद से सोच लो कि उनको क्या है। मतलब ये बात होती है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो देखो 2016 आंसर देना इसका। क्या बोलोगे? 2000। आप बड़े अच्छे से जानते हो, एक मूवी बनी है जिसका नाम है उरी। याद आ रहा है कि नहीं? उरी अटैक हुआ था कि नहीं हुआ था? बेसिकली पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत में जो उरी अटैक करा था, उस उरी अटैक के बाद में ही, यदि आपको पता होना चाहिए कि इसी अटैक के बाद में हमारे यहाँ पर जो है, या भारत इस मीटिंग में जो है शामिल नहीं हो रहा है। समझ गए बात को? उरी अटैक। इसके पीछे एक कारण है, ध्यान से सुनना। सार्क का जो एक चार्टर है, क्या है? सार्क का जो चार्टर है, इस चार्टर में ये बात कही गई है कि यदि सदस्य देशों में कोई एक देश भी नहीं आएगा, ध्यान से सुनना, ये बात कही गई है कि सदस्य देशों में यदि कोई एक देश भी नहीं आएगा, तो सार्क की ये जो मीटिंग्स हैं ये आयोजित नहीं होंगी। भारत ने जब 2016 का अटैक हुआ, 2016 के बाद भारत ने इसका भरपूर जो है एक तरीके से जो है कठोर जो है शब्दों में इसकी आलोचना करी। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहेगा, तब तक भारत और पाकिस्तान के ये समझौते, ये मीटिंग्स पॉसिबल नहीं है। और इसी आधार पर ध्यान से समझना, सार्क की मीटिंग 2016 से नहीं हो रही है। अब तुम लगा लो लगभग 9 साल तो मोटे तौर पे होने लगे। मतलब अब तुम इस बात को जो है समझ लो कि 9 इयर्स हो गए और इसमें मीटिंग नहीं हो रही, तो इस संस्थान का भविष्य इसलिए खतरे में पड़ा हुआ है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इससे मैं आपको करंट अफेयर्स का डेटा भी दे दूंगा। चलो जल्दी से आंसर दे दो मुझे मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल, जब तक मैं बाकी चीजें चेक करता हूँ। ठीक है, आवाज आई थिंक आ रही होगी। ठीक है, मुझे चेक करना पड़ता है, कहीं ऐसा नहीं है आवाज ब्लर हो जाए, मतलब ब्लर नहीं, सॉरी। ठीक है, चलिए। सार्क देशों के प्रमुखों या राष्ट्राध्यक्षों में से कौन सा अनुपयुक्त पूछ रहा है आपको, ठीक है ना? चूज द इनएप्रोप्रिएट वन अमंग द हेड्स ऑफ द सार्क कंट्रीज। हाँ, ये देखो, ये कम पढ़ने वाले लोग हैं जिन्होंने कम पढ़ा है, और बिल्कुल बड़े जल्दबाजी में इन्होंने एक दो आंसर भी दे दिए हैं आप लोगों को। ये एक दो जो आंसर देते हैं ना, इतने आंसर देने में काम नहीं चलता है। अच्छे से दीजिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, ताकि आप कुछ कर लें, आप कुछ पास हो जाए। समझ गए बात को? चलिए,
तो इस आधार पर यदि मैं आपसे बात करता हूं मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, तो बात क्या होगी, ध्यान से सुनना। अफगानिस्तान के हेड इस समय जो है हिबातुल्लाह अखुंजादा ही है, बिल्कुल सही बात है। बांग्लादेश वाला जो है ना, ये यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, ध्यान से सुनना, बांग्लादेश वाला गड़बड़ हो रहा है। अब इनके बारे में डिटेल बता रहा हूँ, 2 मिनट रुकना। भूटान के जो है शेरिंग तोरबे ही है, और मालदीव के जो है मोहित, जो पूछ सकता है मालदीव के इस समय जो है कौन है, तो उनके बारे में भी आप बता सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये रहा संपूर्ण चार्ट। यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये अफगानिस्तान की बात है। हिबातुल्लाह अखुंजादा, अखुंजादा के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, हिबातुल्लाह अखुंजादा ये हो गए। अब यहाँ देखो, ये आपका जो है रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की बात हो रही, तो मोहम्मद यूनिस इस समय जो है करंट में, ध्यान से सुनना, यहाँ पर आंसर क्या होगा, मोहम्मद यूनिस। शेख हसीना नहीं है बच्चों, आपको भी पता है, ये हमारे यहाँ शरण जो है इनको दे के रखी हम लोगों ने। तो यहाँ पर जो है यूनिस का नाम आपको याद रखना है, मोहम्मद यूनिस का नाम आपको क्या रखना है, यहाँ पर करंट में जो है इसके लीडर हैं और अस्थायी हैं, ये आपको याद रखना है, इसलिए जो है यहाँ पर किसी का नाम नहीं आएगा। उसी के साथ जो है पाकिस्तान में आप जो है, यहाँ पर पाकिस्तान तो छोड़िए, आप यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा याद रखो, जो मुझे लग रहा है ये आएगा आपको जो है श्रीलंका का। पूछ सकता है श्रीलंका के इस समय प्रेसिडेंट कौन है, तो अरुणा दिसानायके। क्या बोलोगे, अरुणा दिसानायके। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको बिल्कुल बनना चाहिए, और इस प्रश्न का आंसर आप बिल्कुल देकर आएंगे एग्जाम में, समझे बात को। तो इस तरीके से मैं आपसे फिर से बोल दे रहा हूं कि आपको बनना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये जो बांग्लादेश की पूरी पृष्ठभूमि है, इस पर एक क्लास आपको दिख रही होगी मेरे हिसाब से, अब बिल्कुल दिख रही है कि बांग्लादेश, श्रीलंका के बाद बांग्लादेश भी चाउमाऊ या ड्रैगन के जाल में, आपको पता है मैं चाउमाऊ किसको बोलता हूँ। पूरी डिटेल क्लास है। ये क्लास कहाँ मिलेगी, आप मेरा जो है यूट्यूब चैनल ओपन करो, यूट्यूब चैनल में आप प्लेलिस्ट चेक करो, थोड़ा सा क्या चेक करोगे, प्लेलिस्ट चेक करोगे। प्लेलिस्ट में जाना और एक और प्लेलिस्ट चेक करना आप, 360 एंड सेलेक्टिव टॉपिक्स। एक मैंने यहाँ पर सिर्फ ऐसे टॉपिक रखे हैं जो आपको आने चाहिए। ये टॉपिक आज के नहीं है, बहुत स्टार्टिंग से, जब जब हमने चैनल तैयार करा तब से, मतलब यदि ये एग्जाम में आता है और आपने इस टॉपिक को नहीं देखा, क्योंकि मैंने बांग्लादेश की पूरी A to Z कहानी दे दी आपको, क्योंकि इस बार मुझे 2-3 जगह से क्वेश्चन बिल्कुल लग रहे हैं बनते। एक बांग्लादेश से बनेगा, बांग्लादेश के साथ आपको जो है म्यांमार से, सॉरी म्यांमार नहीं, मणिपुर से बनना चाहिए, एक प्रश्न जो है बिल्कुल बनना चाहिए। एक आपको जो है ये लक्षद्वीप वाले एरिया से बिल्कुल बनना चाहिए प्रश्न, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेट करे चाहे कहीं से भी, तो आपको करके जाना है। इसलिए 360 सेलेक्टिव वाली प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना। मोहम्मद यूनिस कौन है, देखो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गरीबों का दोस्त या गरीबों का बैंकर कहा जाता है। हालांकि जिस प्रकार से ये अपनी सरकार को चला रहे हैं, उस प्रकार से ये जरूर लगता है कि इन्हें भारत और भारत के पड़ोसी होने की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। ये उन सारे उपकारों को ये लोग भूल चुके हैं जिन उपकारों को भारत ने बांग्लादेश के ऊपर करे थे। अन्यथा ये वही पाकिस्तान के जो है जूते के नीचे रहे आते, और उसी आधार पर जो है ये आगे बढ़ते रहते। पर ठीक है, वक्त बताएगा क्या कहाँ, मतलब बोलते हैं ना कि किसका सिक्का उठेगा किसका डूबेगा। पूरी ये डिटेल क्लास उसी बांग्लादेश वाली क्लास में सबके बारे में चर्चा करी है, आपके जो है यूनिस कौन है, उसी के साथ साथ अमेरिका के संबंध क्या है, क्यों हुए, ये सब के बारे में। उसके साथ आपके साथ, उसके साथ ही आपके स्क्रीन पर एक और अच्छी चीज दिख रही है, डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए या देश का विकास करने के लिए अब आपके लिए लिखा है, एक बढ़िया अच्छा सा कार्टूनिस्ट बना हुआ है मेरे हिसाब से। और मैं भी यूनिट 6 जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, लगभग अब 1-2 दिन और बचे हैं, लगभग मैंने थ्योरी तो पूरी करा दी है, इस बात को समझना। एमसीक्यू भी एक आध बस बच रहा है आपका, वो करवाने के बाद जैसा ये कर रहा है वैसे स्टाइल में मैं भी करूंगा दूसरों को, ठीक है। चलो, तो इस आधार पे यदि हम बात करते हैं तो तुम भी जरूर दिखाना, जैसे यूनिट कंप्लीट होगी तुम भी करके दिखा देना। तो भैया ब्याह और घूमना भारत में ही करना अपने पूरे मोड़ा मोड़ी, उसके पीछे कारण ये है कि कई लोग जो है विदेशों को जाते हैं, इससे वहां की इकोनॉमी बूस्ट होती है, ना कि भारत की, इसलिए भारत में बहुत कुछ है। यहाँ देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये एक अच्छा छुपा रुस्तम प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, छुपा रुस्तम। और पीएससी की नजर यदि पड़ गई तो तुम जो है बिल्कुल बहिर रुस्तम हो जाओगे, तो इससे बेहतर है कि तुम छुपा रुस्तम को जो है समझो और उस छुपा रुस्तम के आंसर अच्छे से दो। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, या तो SAC का पूरा, SAU का पूरा फुल फॉर्म पूछ ले कि SAU जो है क्या है, ऐसे पूछ ले तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, इसका हेडक्वार्टर बताइए। ठीक, सभी लोग लाइव बने रहें, जो लोग जुड़े हैं वो सेशन को लाइक कर दो, अपने मित्रों से जो है शेयर कर दो, और बढ़िया शांतिपूर्वक क्लास को देखो। सभी के कमेंट्स, सभी के नाम मैं आपको देखते चल रहा हूँ, कौन कौन लाइव है,
कौन कौन देख रहे हैं और कौन कौन जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं। ठीक है, चलो इस्लामाबाद की बात करते हैं, ढाका की बात करते हैं, थिम्पू की बात करते हैं। तो इन तीनों में नहीं होगा बच्चों, ध्यान से सुनो, इसका आंसर होना चाहिए दिल्ली। हमारा क्या होना चाहिए? दिल्ली। समझ गए बात को? तो आप इसको जो है अच्छे से याद करके जाइएगा कि SA जो यू है उसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट प्रश्न, सार्क के विशिष्ट निकायों की अवस्थिति में से निम्न में से कौन सा उचित है, ये आपको बताना है। बेसिकली सार्क के भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ काउंसिल्स हैं, उनमें से उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है वो मैच करने। चलो बिल्कुल फटाफट फटाफट हो रहा है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस संदर्भ में यदि मैं आपसे बात करूंगा तो सार्क के लिए देखिए, सार्क मध्यस्थता परिषद का जो हेडक्वार्टर आपसे पूछेगा तो बोलना इस्लामाबाद। दूसरा देखो, सार्क विकास कोष का यदि पूछेगा हेडक्वार्टर तो थिम्पू, उसी के साथ यदि पूछेंगे सार्क एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन कहाँ है तो ढाका। उपरोक्त सभी सही हैं, ये हो गया आपका इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्क सदस्य देशों के प्रमुखों में नेपाल के प्रमुख वर्तमान में कौन है? नेपाल से भी प्रश्न बनना चाहिए बच्चों, क्योंकि हाल ही में जो है ये कुछ समय पहले अपने यहाँ पर जो है आए थे। कहाँ की यात्रा में आए थे? भारत की यात्रा में आए थे। चलो ठीक, आंसर दीजिए। हाँ बेटा, मैं सभी के कमेंट्स देख रहा हूँ, कोई परेशान नहीं हो और कोई चिंता मत करो। देखो ये समय बात करने का नहीं है, आप भी जानते हैं। ये समय इस चीज का है कि आपने उस तैयारी को कितना करा है जिसे आपको परखना है। बात करने के लिए मैं जैसे ही 16 तारीख की क्लास होगी खुद लाइव अच्छे से बैठूंगा, पूरा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जब बोलोगे तब तक बैठूंगा और तब तक आपसे बात करूंगा जब तक आपके कमेंट्स आएंगे। पर अभी वो क्षण नहीं है, समझ गए बात को? चलो तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, पुष्प कमल दहल जो है भारत की यात्रा पे आए थे। ये प्रश्न यदि आपसे पूछ ले, नेपाल से जो है किस किस हम सीमा साझा करते हैं, इस पर थोड़ा सा देख लेना अच्छे से ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि हाल ही में क्या हुआ था, नेपाल भारत के कहीं ना कहीं विरोध में दिख रहा है बच्चों, क्योंकि चीन का प्रभाव इस पर भी दिखता है। और इसके चलते भारत का जो है जैसे 2-3 काला पानी का क्षेत्र है, जैसे पूछ ले भारत और नेपाल के बीच जो है विवादित स्थल का नाम बताइए, तो आप बोलोगे काला पानी। क्या बोलोगे? काला पानी। ठीक है, तो ये काला पानी वाला एरिया जो है ये भी आपको विवादित स्थल जो है दिखता है, तो इसको जो है आप चर्चा में रहेगा। और बाकी शारदा नदी हो गई, ये 2-3 जो है स्थान आपके, वो सॉरी नदियां और जो टॉपिक्स हैं वो आपके बिल्कुल डिस्कशन में रहने वाले हैं, तो पढ़ लेना थोड़ा सा अच्छे से। नेक्स्ट, भारत द्वारा सार्क देश मालदीव को कोरोना में राहत पहुंचाने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया था? मेरे लिए तो ये प्रश्न मेरा फेवरेट है और बिल्कुल मैं कहूंगा PSC आपको ये प्रश्न देगा। यदि वो मालदीव तरफ सोच रहा है ना तो मैं कहूंगा वो प्रश्न देगा आपको ये वाला। ठीक, आंसर दो फटाफट। हाँ बच्चों बिल्कुल, जो बीच में जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और उम्मीद कर रहा हूँ आप लेट आए हैं पर तब भी अभी क्लास है। हम बहुत सारे प्रश्न करेंगे, सार्क के बाद आसियान भी अभी हमारे साथ में, तो उसको भी करना और भी टॉपिक्स करने हैं। एक दो टॉपिक बस रिमेनिंग रह गए थे आपकी फर्स्ट क्लास में, उनको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, जो फर्स्ट मैराथन मैंने आपको दी थी। क्योंकि उस समय आपने देखा था माइक बंद हो गया था, लाइट भी 2 बार आई गई थी, तो मुझे डर था। वो डर को ऐसा था कि वो भी क्लास 4 घंटे चली, मजा आ गया। आप लोगों का भरसक प्रेम मिला उस पर। चलिए, तो देश मालदीव देखो, ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसका आंसर देख लो, ऑपरेशन है संजीवनी। कोविड काल में जो है हमने इसकी मदद के लिए जो वैक्सीनेशन और जो सपोर्ट दिया उसके लिए कहा गया ऑपरेशन संजीवनी। संजीवनी आप जानते हो, भगवान जो है जब राम और जो है लक्ष्मण जी जो है वो होते हैं, मूर्छित होते हैं, तब जो है अपने हनुमान जी जो है खूब कृपा करते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात आती है बच्चों, किसकी बात आती है? ऑपरेशन देवी शक्ति की। ध्यान से सुनिएगा, ऑपरेशन देवी शक्ति हमने जो है अफगानिस्तान, ध्यान से सुनना, अफगानिस्तान, तालिबान ने जब जो है अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, तब वहां से भारतीयों को जो है लाने के लिए हमने जो ऑपरेशन चलाया, या जब ऐसे समझ लो कि अमेरिका छोड़ रहा था उससे हमने जो है अपने यहाँ के लोगों को लाने के लिए चलाया, तो वो था ऑपरेशन देवी शक्ति। अब मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, यदि आप लोग कहोगे तो जल्दी से बता दो। मैं ट्रिक बता दूं कि नहीं बता दूं, जिससे आपका गलत नहीं होगा, मैं ये कोशिश करता हूँ। देखो चलो बिल्कुल, हाँ देखो इससे क्या होगा, जैसे देवी आपको क्या बोल रहा है, देवी देवी आती हैं तो देवी छोड़ती हैं निशान। यदि आपको याद आ रहा हो, क्या है? देवी छोड़ती हैं क्या? निशान। याद है कि नहीं है?
तो इस तरीके से इसको याद रख लो। ऑपरेशन देवी शक्ति, निशान मतलब अफगानिस्तान। समझ गए बात को। चलो, ऑपरेशन कैक्टस क्या है, ये भी मालदीव से संबंधित है बच्चों। किससे संबंधित है, मालदीव से। हुआ ये था कि जो है आपका एक तरीके से ऐसा मान लीजिए कि लिट्ठे नामक संगठन आपने सुना होगा, जब ये यहाँ पर तख्ता पलट करने की जो है कोशिश कर रहा था, तब यहाँ पर भारतीय सेना के कमांडो गए और उन्होंने मालदीव को जो है बचाया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, दो देश भारत के जीवन भर कर्जदार रह सकते हैं। दो क्या, तीन मान लीजिए, मोटे तौर पे तीन या चार ही मान लीजिए। एक तो आपका जो है मालदीव, एक आपका बांग्लादेश, और एक आपका भूटान, और बचा हुआ श्रीलंका। इनकी हमने भरपूर मदद करी है। ये बात अलग है कि पैसों के लालच में ये चाउमाऊ के साथ में दिखते हैं आपको। ऑपरेशन नील भी हमने मालदीव के लिए ही चलाया था। ध्यान से सुन के जाओ जिन्होंने नहीं सुना है, ऑपरेशन नील भी हमने मालदीव के लिए ही चलाया था। यहाँ पर जल संकट उत्पन्न हो गया था। तुम बोलोगे सर, समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच है और जल संकट, भैया खारा पानी है, नहीं पी सकते। तो भारत ने बढ़िया जो है अपने यहाँ से पानी पहुंचाया था। इसके लिए ऑपरेशन नीर, ऑपरेशन कैक्टस, तख्ता पलट, ऑपरेशन कैक्टस तख्ता पलट, किसके लिए हो जाएगा, तख्ता पलट। समझना मेरी बात को, सब याद रख के जाना। नीर तो ऑलरेडी, नीर आप जानते ही हो, कहीं ना कहीं पानी से जोड़कर आप इसको देख सकते हो। तो इस तरीके से इसके आंसर हो गए। अब मेरे हिसाब से आपको मजा आ गया होगा। उसी के साथ मैं आपको एक और अच्छी यूनिक बात बताता हूँ, देखो ध्यान से। जिन बच्चों ने, ध्यान से सुनना, जिन बच्चों ने टारगेट प्री 2025 का बैच लिया, जिन बच्चों ने क्या लिया, टारगेट प्री 2025 का बैच लिया, उनको मैंने एक मास्टर फाइल दी है। क्या दी है, मास्टर फाइल, मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये फाइल है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्री में जिस दिन यदि मैं यहाँ से क्वेश्चन दिखाऊंगा, उस दिन शायद किसी को दुख हो सकता है कि 299 का हमने खर्चा नहीं करा सिर्फ, और हमसे ये क्वेश्चन नहीं बने। इस मास्टर फाइल में मेरे ओरिजिनल हैंड रिटन नोट से यूनिक प्रश्न जो है मैंने समाहित करके दिए हैं। ये देखो, जैसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन, देखो आपको ऑपरेशन से प्रश्न पूछेगा, सारों का सार जो है यहाँ पर है, इसको ध्यान से सुनो। ये सारी मास्टर फाइल में अटैच है, जितने भी हैं, चाहे वो कहीं खजुराहो से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जैसे अभी आपका जो है देखने को मिला आपको कि जो है खजुराहो का जो है समारोह हुआ 50वें नंबर का, उसके यूनिक फैक्ट हैं वहां पे, सारे बिल्कुल यूनिक फैक्ट। तो ऑपरेशन अजय की बात आती है, तो देखो ये इजराइल में भारतीयों को लाने से संबंधित है। इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था इजराइल। याद करने के लिए देखो, अजय इज, अजय इज, अजय इज, मैंने ट्रिक लिख दी है। सोचो, ट्रिक के साथ सब कुछ लिखा है, बच्चे को सिर्फ पढ़ रहे हैं वहां पे। करुणा की बात करें तो देखो, करुणा जो है हमने म्यांमार की मदद करने के लिए, म्यांमार में एक चक्रवात आया था। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि मोर्चा या मोचा नामक चक्रवात कहाँ आया था। मोचा पूछ लेगा या मोर्चा पूछ ले, चिंता नहीं, मोचा आएगा वैसे तो। मोचा नामक चक्रवात कहाँ पर आया था, तो आप बोलोगे कहाँ पर, म्यांमार में। अब आपको पता है कि जो है इसके लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया, करुणा। तो करुणा आपको मिलती है माँ के पास। किसके पास मिलती है, माँ के पास। इसको ऐसे याद रखो। कावेरी की बात होती है तो युद्धग्रस्त सूडान, सूडान में भी जो युद्ध चल रहा था, यहाँ से भारतीयों के लिए भारतीयों को लेकर आए हम। तो देखो, कावेरी नदी में हमने 100 दान किया। सूडान को अपन ने क्या कर लिया, 100 दान। ध्यान से सुनना, सूडान को क्या कर लिया, 100 दान। तो कावेरी नदी में हमने क्या करा, 100 दान करा। दोस्त देखना, ध्यान से सुनना, तुर्की और सीरिया के लिए जो है भूकंप राहत सामग्री हमने पहुंचाई थी। यहाँ पर बेसिकली भूकंप आए थे। हम जो है, ये सभी देश जो है मदद करते हैं एक दूसरे की, और करना भी चाहिए विपत्ति के समय एक दूसरे की मदद। तो इसके लिए भारत ने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम था दोस्त। तो ट्रिक देखो, दोस्त तू रिया का है। दोस्त तू से हो गया आपका तुर्की, और रिया से आपका क्या हो गया, सीरिया। तो इस तरीके से जो रिया है वो सुन ले, ठीक है। चलो, कोई है हमारे साथ रिया, ठीक है। उसके बाद गंगा, ध्यान से सुनना, युद्धग्रस्त जो है यूक्रेन से भारतीयों को जो है वापसी के लिए हमने जो ऑपरेशन चलाया था बच्चों, उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। उसका नाम क्या था, ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा के संदर्भ में आपको क्या देखना है, देखो, गंगा तुम आ गई, देखना देखना, गंगा यू केम और गंगा यू केन, दोनों आप ट्रिक बना के रख सकते हो। गंगा तुम आ गई तो गंगा यू केम, और गंगा यू कैन दोनों बना सकते हो। तो कैन से क्या हो जाएगा आपका, यूक्रेन, ठीक है ना। तो यूक्रेन इस तरीके से। देवी शक्ति मैंने अभी आपको जस्ट बताया। समुद्र सेतु, तो मालदीव में फंसे भारतीयों को जो है कोविड-19 के दौरान जो है लाने के लिए हमने ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया था। तो समुद्र में मिलता है माल, आपको ही पता है, और उस माल को वापस लेने हम गए थे। इस तरीके से जो है ट्रिक बनाकर देख सकते हो। वंदे भारत, कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे भारतीयों को जो है लाने के लिए जो संपूर्ण ऑपरेशन चलाया गया उसको नाम दिया गया वंदे भारत। तो बेसिकली जब हम अपने देश से विदेश की तरफ जाते हैं तो हमें अपने देश की याद आती है और हम कहते हैं वंदे भारत। तो विदेश, समझ गए बात को, इस तरीके से। और समुद्र मैत्री, तो भूकंप एवं सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद करने हेतु हमने समुद्र मैत्री चलाया।
अब देखो यही मैं आपको बोल रहा हूं कि यदि अभी भी आपका मन कर रहा है तो प्री टारगेट बैच को परचेज कर लो। 200-300 रुपए कभी भी मिल जाएंगे बच्चों पर। समय और जो है समय मैं तो कहूंगा कभी दोबारा लौटता नहीं। इससे क्या होगा, तुम्हें वो पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। आप मुझे फटाफट बताना, आपको सारी पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसमें लगभग 22 क्लासेस प्लस मास्टर फाइल्स हैं, समझना। तो 22 क्लास प्लस मास्टर फाइल मतलब ऑलमोस्ट आपके मान के चलो 30 से 40 क्लास है। 40 क्लास में आपको इतने टॉपिक हैं जो एग्जाम के दिन बिल्कुल मिल सकते हैं। तो यदि अभी भी मन कर रहा है तो डायरेक्ट स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा होगा, स्क्रीन पे उस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अथवा नंबर सुन लीजिए फटाफट 7828423282, 7828423282। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा सार्क देशों को कोरोना के दौरान वित्तीय सहायता के लिए कितने करोड़ रुपए का जो है फंड दिया गया था? जल्दी आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए। तो यदि हम बात करते हैं तो सार्क द्वारा जो है सार्क देशों को कोविड के टाइम या हमने जो है फंडिंग जो रिलीज करी थी वो करी थी 74 करोड़ रुपीस की। कितनी करी थी बच्चों? 74 करोड़ रुपीस की फंडिंग जो है रिलीज करी थी। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि दक्षिण एक ऐसा कटोरा है, ध्यान से सुनना, दक्षिण एक ऐसा कटोरा है जिसमें दाल, चावल तथा मछली के अतिरिक्त लाल शरबत भी है? इस प्रश्न का आंसर दे दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने तैयारी कुछ दूसरे लेवल की करी है। और जिसने नहीं दिया वो चिंता मत करो, ये प्रश्न ऐसा है कि मैंने आपके लिए बनाया है कि देखूं बच्चा किस लेवल पे तैयारी कर लेता है। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए। अभी कुछ लोग कम दे रहे हैं आंसर। हाँ, इसका बन नहीं रहा है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। इस समय इनको आप लोगों ने संरक्षण दिया है, शेख हसीना नाम है इनका। आंसर क्या होगा? डी। और आंसर हो जाएगा आपका शेख हसीना। क्या हो जाएगा? शेख हसीना। ठीक है, चलिए। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है साप्टा के बारे में आपको बताना है। साप्टा क्या है? जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। देखो ये प्रश्न हटके हैं, ये प्रश्न ऐसे हैं कि आपको शायद आपकी बुकों में जल्दी नहीं मिल रहे होंगे। आपने जो यूनिट 6 की बुकें खरीदी हैं उनमें शायद आपको जल्दी ये नहीं मिल रहे होंगे, और ये मैंने थ्योरी में सब पढ़ा है। चलो ठीक, बिल्कुल बच्चों। तो आंसर देखिए फटाफट। यदि हम इसकी बात करेंगे तो इसका आंसर होगा यह एक व्यापारिक समझौता है, साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ध्यान से सुनना, साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, इसको जो है हम बोलेंगे साप्टा। 1995 से लागू हुआ, सदस्य देशों के बीच, ध्यान से सुनना, सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने से संबंधित है। वहीं पर अब एक और आएगा जिसका नाम है साफ्टा। यहाँ पर देखो साफ्टा है, यहाँ पर देखो साप्टा है, ये पी है ये एफ है। तो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, इनके फुल फॉर्म भी पूछेगा आपसे एग्जामिनर, तो उसको बता देना। उसी के साथ साथ कब से लागू हुआ? 2006 से लागू हुआ। बाकी क्या है तो ये डिटेल लिखी हुई है। एक और पूछेगा बच्चों सेटिस। तो सेटिस जो है, सेटिस सेवाओं में व्यापार के उदारीकरण के लिए गेट्स प्लस जो है सकारात्मक सूची दृष्टिकोण का पालन करता है। तो इस तरीके से सेटिस का फुल फॉर्म हो जाएगा सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, दैट इज सेटिस। क्लियर है ना? तो इस बेसिस पे आपको एक प्रश्न जो है सार्क का जो भी पूछे, अब मेरे हिसाब से आपको सार्क का प्रश्न बन जाना चाहिए। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? जल्दी से, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, चिंता नहीं करना। अब सार्क के बाद मैं आपको कराऊंगा आसियान। क्या कराऊंगा? आसियान। तो अब मुझे फटाफट पहले तो सभी लोग बता दो कि आपको सार्क कंफर्म हो गया, सब बन जाएगा। उसके बाद सभी लोग लाइव हैं वो लोग एक बार कमेंट करो, मैं सभी के कमेंट चेक कर रहा हूं और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक, जल्दी से आंसर दे दो। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। आज की ये जो क्लास है ये भी आपके लिए बहुत यूनिक और बहुत सिस्टमेटिक क्लास रखी गई है, ताकि आप कम समय में उन प्रश्नों को कर लें जिनके लिए आप परेशान हैं, जिनके लिए आप चिंतित हैं, या जिनके लिए आप सोच रहे थे कि ये प्रश्न कैसे बनेंगे,
क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी भी यूनिट 6 को अच्छे से नहीं करा है, और वो ऊपर ऊपर तौर पे जो आपने करा है उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, चिंता ना करें। यूनिट 6 के लिए ये बात साबित हो चुकी है कि यूनिट 6 कितनी इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो यूनिट 6 को जानते नहीं थे, वो लोग जो इकोनॉमिक्स को मानते नहीं थे, वो भी अब यूनिट 6 को पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। समझ गए बात को? चलो, आसियान के लिए तैयार हो। बिल्कुल, सभी के कमेंट्स आ गए हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत सब प्रेम आपका धन्यवाद, और बहुत ऐसे ही लाइक कर दें। जो अभी जुड़े हैं वो सेशन को लाइक कर दो, अपने मित्रों को बुला लो, अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो, जब तक आप जुड़ रहे हो, एक दो लोग और नए, तब तक कुछ देख लो कि सबसे पहले ये हमारे एप्लीकेशन की लिंक है। जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है वो करो, क्योंकि आपको अभी मेंस की क्लास, आंसर राइटिंग की क्लास में इसमें दूंगा, ध्यान से सुनना। मेंस और आंसर राइटिंग की क्लास आपको एप्लीकेशन पर ही मैं हर संभव देने की कोशिश करूंगा। भले फ्री क्लास भी रहेगी, पर वो एप्लीकेशन पे रहेगी। दूसरी चीज, कॉम्बो कोर्स नहीं लिया है तो कर लो, आगे चल के बहुत सारे सब्जेक्ट आपको इसमें मिल सकते हैं। आपके लिए बेनिफिट की बात कर रहा हूँ, मेरे बेनिफिट की नहीं, आपके बेनिफिट नहीं है तो इको 150 नंबर का है, उसको ले लो। ई सिप भी है, 150 नंबर का सेपरेट कोर्स है। और हमारे यूट्यूब चैनल को यदि आपने अभी तक बढ़ावा नहीं दिया है तो कर दीजिए जल्दी। ये जो है कुछ आईएएस परिवार 1000 सब्सक्राइबर के साथ आप सभी के प्रेम के साथ होने वाला है, ये बात भी पक्की है। उसी के साथ इंस्टाग्राम की लिंक, जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ो, पीडीएफ वहीं मिलेगी। अच्छा, कुछ लोग पीडीएफ की भी चिंता करते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं सारी पीडीएफ एप्लीकेशन पे ज्यादा उपलब्ध करवाता हूँ। उसके पीछे कारण ये वर्षों की मेहनत है बच्चों। अभी दे दूंगा तो कल से यही लोग जो है ना, जिनको पढ़ाना भी नहीं आता, वो कल से उस चीज को पढ़ाने बैठ जाएंगे। इसलिए जो वास्तविक बच्चा है, जो ईमानदार बच्चा है, जो मेहनत करना चाहता है, उसके लिए कोर्सेज की पीडीएफ भी हैं, और वो एप्लीकेशन पे मिलेंगी। आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको दूंगा। ठीक है, चलो, तो रेडी हो, जल्दी से बता दो। और एक चीज और भी बता दे रहा हूँ आपको कि इसके बाद आपको एमपीएसआई में हिस्ट्री में स्पेशल जो है कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। और एक और महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट ये भी है कि जैसे ही प्री एंड हो रहा है, आपको यूनिट जो है आपकी 1 की जो है, खासकर मेंस इकोनॉमिक्स की है, उसकी बुक में देखने को मिल जाएगी। जिस प्रकार से हमने ब्लैक बुक लॉन्च करी है जिस भाषा में, उसी भाषा में आपको देखने को मिल रही है। कौन सी बुक मेरे प्यारे बच्चों? हमारी यूनिट 1 की बुक। तो इसको भी सभी लोग जो है अपना प्रेम दीजिएगा, जिस प्रकार से आपने अभी दिया है ब्लैक बुक को, वैसे ही। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कौन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक असैनिक, आर्थिक और क्षेत्रीय संगठन? जल्दी से आंसर दे दो। ठीक, चलो, बिल्कुल, जब तक आप आंसर दे रहे हो एक और मैं सेकंड दीजिएगा मुझे बस। ठीक, मैं बस एक चीज चेक कर लूं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि कैमरा अटक जाता है। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों, तो फटाफट आंसर आना शुरू हो गए हैं। अब इनके आंसर देख लेते हैं। तो कौन सा, देखो तो आपसे, देखो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का मतलब यह है एक असैनिक है, आर्थिक है और क्षेत्रीय संगठन है। दैट मीन्स ये जो है आपका एक तरीके से हम इसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक सिविल, इकोनॉमिक और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? आपका आसियान। डब्ल्यूटीओ के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किसके बारे में बात करते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा कर रखी है कि 1995 में पूर्ववर्ती संगठन जिसका नाम है गैट को रिप्लेस करते हुए डब्ल्यूटीओ को अपन ने स्टैब्लिश करा था। इसकी हेड का नाम फटाफट कमेंट बॉक्स में भेज दो। इनकी हेड का नाम आपको आएगा एग्जाम में, जल्दी से भेजो मुझे कॉमेंट में, मैं आपको चेक कर रहा हूँ। आसियान हमारा आंसर हो जाएगा। सार्क के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर से पढ़ाया है। ठीक, हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक, ऐसी ही तैयारी करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ आसियान, ये आपको बताना है। मैंने फिर से बोला है, थ्योरी नहीं पढ़ी तो रिलैक्स रहो, ये मेरी क्लासेस हैं। मैं आपको ऐसे करके रखूंगा कि आपको थ्योरी नहीं पढ़ने वाले को भी कुछ ना कुछ दे दूंगा, जिससे आप फिलहाल इस एग्जाम में पास हो जाएंगे। पर मीन्स फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ लेना, उस गलत फहमी में मत जियो कि प्री निकाल के जीवन सुधर जाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका आंसर होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दैट इज, देखो यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ साउथ वेस्ट है तो ये तो होने वाला नहीं है। फिर यहाँ पर है एसोसिएट्स, ये भी होने वाला नहीं है। फिर यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ये है।
और यहाँ पर लिखा है ईज, यदि आप चेक कर रहे हो, इसलिए ये नहीं होगा, आंसर होगा आपका सी। क्या होगा आंसर? सी। बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, मैंने आपको बोला। ये क्वेश्चन वैसे ही एग्जाम में जब एक जैसे आते हैं ना, तब बहुत दिमाग खराब कर जाते हैं कि क्या था, हमने अच्छे से तो पढ़ा नहीं था। ठीक, नेक्स्ट। आसियान की स्थापना से संबंधित प्रमुख घोषणा पत्र या घोषणा कौन सी है, ये आपको बताना है। विच इज द मेजर अनाउंसमेंट रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आसियान? जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तो यदि हम बात करते हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, तो जिन्होंने दिल्ली घोषणा आंसर दे रहे हैं, यदि दे रहे हैं तो गलत है, ठीक है ना। उसके पीछे समझो, हम दिल्ली घोषणा पत्र किससे संबंधित है? G20 से। किससे संबंधित है? G20 जब दिल्ली में आयोजित हुई थी। कहाँ हुई थी G20 की मीटिंग? नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। कब हुई थी? 2023 में हुई थी। कब हुई थी? 2023 में हुई थी। भोपाल घोषणा भी G20 से ही संबंधित है बच्चों, पर G20 की दिल्ली मतलब ना लिखकर आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश कर देना है। कब कर देना है? मध्य प्रदेश। और ये जो आंसर होगा इसका होगा सी, जो कि बैंकॉक घोषणा से संबंधित है। आसियान की स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा जो है की गई थी, मतलब बैंकॉक में मीटिंग हुई थी और जिसके बेसिस पे इसकी स्थापना की पृष्ठभूमि रची गई थी। औपचारिक रूप से आसियान की स्थापना कब हुई? मतलब ऑफिशियली आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस बार मैंने 100% नहीं लिखा है कई प्रश्नों में, तो इसका ये मीनिंग ना निकालें आप लोग की जो है आपके लिए नहीं लिखा गया तो ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस बार मैंने आपको लिमिटेड क्लास ही दी है। यदि आप एमसीक्यू क्लास भी चेक करोगे तो मोटे तौर पे 22-23 हो रही हैं, और 2 मैराथन यदि इनको निकाल के आप रख लोगे तो ये 2 मैराथन, इतनी क्लासेस में आपको पूरी यूनिट कवर कर दी है मैंने। और जिन्होंने एमसीक्यू नहीं देखे हैं फिर से देख लो, यूनिट 1 से सारी चीजें अरेंज करके रखी हैं, मतलब उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र, सबके प्रश्न है आपको बच्चों। आंसर क्या होगा यहाँ पर? 8 अगस्त 1967, बिल्कुल रट के जाओ, 8 अगस्त 1967 बिल्कुल बनना चाहिए, और आपको मुझे लग रहा है कि बन रहा होगा ये प्रश्न, बिल्कुल। हाँ बच्चों, बहुत धन्यवाद सभी का, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, आप पूरी एनर्जी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। अभी इतना डाउन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ना तो 2 घंटे हुए ना कुछ, अभी 1 घंटे मोटे तौर पे तुमने क्लास अटेंड करी है। कितने घंटे? 1 घंटे भी प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, समझे बात को। चलो, अब मैं आपको ये बता दूं कि यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो ये जो मेरे पीछे दिख रहा है मैं हटा देता हूँ। चलो, अपने आप को कहाँ मिलेंगे हमारी क्लास की पीडीएफ? हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि कोर्स आईएएस एकेडमी के नाम से ही है। आपको क्या करना है, ये स्कैनर को आप, जैसे आपके ऊपर गूगल, आपके पास फोन में गूगल लेंस होगा, आप स्क्रीन रोक कर भी उससे जुड़ सकते हो। समझ गए बात को? स्क्रीन रोको, ये जो वीडियो चल रहा है इसको पॉज करो, इसको स्कैन करो, डायरेक्ट लिंक दिखने लगेगी, लिंक पर क्लिक करना और जुड़ जाना। दूसरा तरीका ये है बच्चों कि ये जो क्लास देख रहे हो ना आप, मेरी ये क्लास देख रहे हो ना, इसका डिस्क्रिप्शन चेक करना कभी। इस डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक पड़ी रहती हैं, एप्लीकेशन की लिंक पड़ी रहती है, कोर्सेज की लिंक, यूट्यूब, टेलीग्राम, सबकी लिंक रहती है, उससे भी जुड़ सकते हो। चलो, आसियान के संस्थापक सदस्य की संख्या कितनी थी? वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यदि जब आपसे पूछे कि आसियान के संस्थापक मेंबर्स, फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे, तो ये आपको बताना है। चलो, बिल्कुल सभी के आंसर आना शुरू हो गए मेरे पास में। अब मैं फाइनल आंसर बताना शुरू करता हूँ, ध्यान से देखो। मैं आपको फिर से एक ट्रिक दे दे रहा हूँ, इस पर भी बिल्कुल आप 5 लेटर्स हैं, काउंट कर लो कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स। तो आसियान के जो संस्थापक सदस्य वो भी कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5। फटाफट देखो अब इनको, यदि आपको देखना है तो। इसके लिए जो है सबसे पहले इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड आ रहे हैं। ध्यान से सुनना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड आ रहे हैं आपके। तो ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स कहला रहे हैं। यदि आप इनकी डेट चेक करोगे तो आपको लगभग एक जैसी दिख रही है। देखो, 8 1967, 8 1967, 8 1967, 8 1967, इस तरीके से। अब इसी की जो है एक ट्रिक मैं आपको दे दे रहा हूँ, यदि आप लोग कहेंगे तो जल्दी से बता दीजिए, मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ, जल्दी से बता दो। ठीक, चलो ध्यान से देखो, ये इसका पूरा चार्टर लगा हुआ है, मैं अपने आप को हटा देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको ये पूरा दिख जाएगा फाउंडिंग मेंबर्स के बारे में। देखो, लिखा है ऑन 8 अगस्त 1967 5 लीडर्स फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये लिखा हुआ, सेट टुगेदर इन द मेन हॉल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स बिल्डिंग इन बैंकॉक, इसलिए हम इसको जो है बैंकॉक घोषणा पत्र बोलते हैं, थाईलैंड के अंतर्गत। क्लियर है बच्चों? तो अब जो है इंडो मले
थाई, ध्यान से सुनना, ट्रिक बोल रहा हूं मैं, इस ट्रिक को सुनना अब अच्छे से। इंडो मले थाई, क्या मिला है? इंडो मले थाई। अच्छा, ट्रिक भी ऐसी बनाया करो जो शब्द से ज्यादा दूर ना हो। जैसे यहाँ पर एक और ट्रिक बनाई जा सकती है, देखो IMPST, इस तरीके से भी एक ट्रिक बनाई जा सकती है। पर इस ट्रिक में तुम्हें सारे लेटर्स पे दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर यदि एक भी लेटर ऊपर नीचे हुआ तो गड़बड़। इसमें नहीं लगाना पड़ेगा तुमको। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाई, इंडो मले थाई, ध्यान से सुनना, ये तो हो गया इंडो मले थाई। उसके बाद में फिर सिंग, फिर क्या करें? सिंग करें पूरे, या सिंग करें पूरे, इस तरीके से पूर करके, समझ गए बात को? तो इंड जो है इंडो मले थाई, और फिर जो है मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लो कि थाई की मसाज हो रही है, और उसके बाद वो जो है फिर से अब वो गाना गा रहा है। क्लियर है ना ट्रिक? बाकी फिर आप समझ लेना। तो एक ये हो गई। अब पूरे मेंबर्स कितने हैं देखो, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। कौन कब जुड़ा, यदि एग्जैक्टली ये पूछने जा रहा है तो इसका आंसर भी दे के आना। जैसे देखो, ब्रुनेई कब जुड़ रहा है? 7 जनवरी 1984। वियतनाम कब जुड़ रहा है? 28 जुलाई 1995। लाओस कब जुड़ रहा है? 23 जुलाई 1997। उसी के बाद म्यांमार। तो ये दोनों भी एक साथ जुड़ रहे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है। बनाने की पॉसिबिलिटीज कुछ भी है, समझ गए बात को? और इन सब की ट्रिक, पूरे की ट्रिक है टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस। ध्यान से सुनना, यदि पूछ ले कि सारों के आपको पूछ निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं है, एक प्रश्न ये बनता है, ध्यान से सुनना, आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आपको आसियान का सदस्य नहीं है, तब आपको यहाँ पर ये ट्रिक को याद रखना पड़ेगा। तो देखो, टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस, अब बाकी सारों के नाम लिखे हैं, इनको जोड़ लेना, याद कर लेना। कर लोगे? मजा आया कि नहीं आया? बिल्कुल सब बता दिया है, एक जगह पर सब कुछ है। ये अल्टीमेटली यही 360 एंड सेलेक्टिव है आपका, एक जगह सब कुछ मिल जाएगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा, और टॉपिक में कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चों। आप जिनकी क्लासेस देखना चाहते हो एक बार देख लो, उनकी क्लासेस में आपको यूनिट 6 में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आसियान की मीटिंगों की अध्यक्षता का निर्धारण किस प्रकार से होता है? मतलब ये जो मीटिंग्स करी जाती हैं, कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी मीटिंग कब कहाँ होगी? जल्दी आंसर दो, फटाफट, समय का सदुपयोग करना है। कोशिश करेंगे कि G20 हो जाए आज के दिन ही, तो फिर आपका लगभग हो जाएगा, नहीं तो फिर एक क्लास बचेगी जो अपन G20 की ओर कर लेंगे। तो अब लगभग उसके बाद फिर वो जो अभी लड़के ने अपने को दिखा रहा था ना, अपने को मालदीव वाले, और उसमें वो अपने को करना रह जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। चलो देखो, समूह देश, बिल्कुल सभी के कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों, रिलैक्स रहो। तो सभी जो जुड़े हैं, और सभी कोशिश ये करो, एक एक तो बोलते हैं ना, पीएससी के एस्पिरेंट वाली जो है क्षमता भी दिखाना। ये नहीं कि मेरा नाम नहीं आया, मेरे बारे में चर्चा नहीं करी, जो सर तो देख ही नहीं रहे हैं। सर आपको आपका कोर्स करा रहे हैं, क्लियर है ना? तो जिस समूह, देखो समूह देश निर्धारित करते हैं, तो आंसर गलत है। जिसका सबसे बड़ा हिस्सा हो, ये भी गलत है। सामान्यतः बैंकॉक में होती है, ये भी गलत है। अब इसका आंसर क्या होगा? ये डी, सदस्य देशों के अंग्रेजी वर्णमाला के नामानुसार। यहाँ पर देखो, ये जो है ना, जिस तरीके से इनका नाम है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए से लेकर जेड तक जो जैसा आएगा वैसे ही इनकी मीटिंग अरेंज होती रहेंगी। क्लियर है ना? आप समझ गए बात को? चलो नेक्स्ट, इस समिट के बारे में बाद में चर्चा करते हैं, अभी क्वेश्चन है। आसियान का मुख्यालय आपको बताना है बच्चों, हेडक्वार्टर ऑफ आसियान। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, 7 नंबर का। आसियान का मुख्यालय, हेडक्वार्टर ऑफ आसियान कहां पर है? आई थिंक ऑडियो वीडियो क्लियर होगा, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, चलो हाँ बच्चों, बिल्कुल एनर्जेटिक रहो थोड़ा सा। आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी पता है समय क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। पर ये भी सोचो कि एक बड़ी टेंशन आपकी खत्म हो रही है। और जिसको दिक्कत हो, 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखना, आपको 2 बार में अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आंसर होगा इंडोनेशिया बच्चों, इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा आंसर? इंडोनेशिया। ये प्रश्न आपके लिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरी बात को इस प्रश्न में सारे कान खड़े करके सुनना, जितने हो सकते हैं तुम्हारे। अब सुनो, आसियान का वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? पहले प्रश्न को सुनो, फिर आंसर को ध्यान से सुनो। व्हाट इज द नंबर ऑफ करेंट मेंबर्स ऑफ आसियान? पहले मैं कमेंट देख लेता हूं आपके। ठीक, इजी प्रश्न है, आसान प्रश्न है, पर प्रश्न जो है कंफ्यूज करेगा। क्यों करेगा, मैं आपको बताता हूँ।
आप जितने सोर्सेज देख लो, अभी क्या कर लो, जितने सोर्सेज देख लो, बुक्स देख लो या नोट्स देख लो या कॉपी पेस्टेड डेटा देख लो, इन सब में आपको हो सकता है आसियान के जो मेंबर्स हैं वो 11 लिख के दे रहा है। कितने लिख के दे रहा है? 11 लिख के दे रहा है। सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है। पर वर्तमान सदस्यों की संख्या में आप थोड़ा सा अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए आंसर वहां पर देंगे। किसका प्रयोग करेंगे? स्वविवेक का। ये डेटा मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया बच्चों, देखो यहाँ पर लिखा हुआ बकायदे, मैंने इसलिए पीले लेटर्स में और रेड का कॉम्बिनेशन बना के उसको मेंशन करवाया आपके लिए कि ये बकायदे जो है ऑफिशियल डेटा है, और मैं पूरा ऑफिशियल डेटा पे काम करने की कोशिश कर लेता हूँ अपनी तरफ से। पर अब इस प्रश्न का आंसर आपको ध्यान से सुन के अच्छे से करके जानना है। वहां पर ऑप्शन चेक करना, ऑप्शन क्या है, 10 या 11 देगा मतलब दैट मीन्स लड़ाई होने वाली है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, लड़ाई इन द सेंस प्रश्न फंसेगा। समझ गए बात को? तो आप 10 या 11 में टिक करना, 12 में तो टिक करना भी मत, नहीं तो कुछ होनहार होते हैं बोले चलो 12 में टिक कर दो। समझ गए? क्योंकि आपको पता है गलत में 2-3 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता है। ऑफिशियल वेबसाइट में केवल 10 दे रहे हैं, देखो 4 ये हो गए, 4 8 ये हो गए और 2 ये 10 हो गए, इसके पीछे कुछ नहीं छिपा है, सोचना भी मत, ठीक है ना। तो इस तरीके से 10 ऑफिशियल वेबसाइट में है जिनकी 10 की चर्चा मैंने आपसे कर ली है, ठीक है। उसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा, जिन बच्चों ने अभी तक मेरे कॉम्बो बैच को नहीं देखा है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो 2 मिनट मेरी बात को सुन लो फिर आगे बढ़ते हैं। आप यदि एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो इस लिंक से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। आईफोन यूज करते हैं तो आईफोन वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के पहले एक बार कांटेक्ट जरूर कर लेना, ठीक है ना। तो आपकी मैं मदद करवा दूंगा, तो उसमें एक कोड भी लगता है, ठीक है। ये हो गई बात। अब ध्यान से समझो कि इस कोर्स में मैंने आपको 3 सब्जेक्ट अवेलेबल करवाए। सबसे पहले तो कितने सब्जेक्ट? 3 सब्जेक्ट। ध्यान से सुनना, इन 3 में 2 आपके जो है प्री के हैं, जैसे अर्थशास्त्र और इतिहास, इसका प्री का भी है, मैंने करवा दिया है। ध्यान से समझना मेरी बात को, ये हो गया। उद्यमिता चूंकि मेंस अकेले में है तो मैंने आपको मेंस कराया, इतनी बात क्लियर है। अब यदि प्री में देखोगे तो ये अल्टीमेटली इनने मैंने कोशिश करी है कि आपको 30 से 40 प्रश्न इससे दिलवा दूं, और मोटे तौर पे मेंस में इन 3 सब्जेक्ट से आपको 150 नंबर, 150 के हैं तो 4.5 यूं हो रहे हैं, तो 400 नंबर इनमें से दिलवा दूं। यदि आप टॉपर का रिजल्ट देखोगे तो वो 797 मेंस में था। अभी जो 2022 का रिजल्ट आया उसमें कितना था? 797 था। ध्यान से सुनना, इस 797 में आपको मैं 400 का बोल रहा हूँ, मतलब 50% के आसपास। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको गारंटी देने की तैयारी में हूँ पूरी, कि आपको मैं इतने नंबर दिला दूंगा। 3 सब्जेक्ट में आपको कोई इतना नहीं करवा रहा, कोर्स तो करवा नहीं रहे लोग, आपको गारंटी क्या ही देंगे। समझ गए बात को? बाकी फिर आपका मन है। अब इसी के साथ देखो मैं आपको क्या उपलब्ध करा रहा हूँ कि प्राइम मेंबर्स को मैंने अलग से गिफ्ट दिए हैं। टारगेट बैच जो अभी आपको 299 का मैंने बताया, जो कि 300 कुछ रुपए का पड़ता है, वो इसमें फ्री है। ज्योग्राफी इसमें फ्री दी है मैंने, साइंस इसमें जो है फ्री दे रखी है। इसमें आपको चेक करना, आप जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करोगे सब कुछ है, क्योंकि स्क्रीन में इतना ही आ सकता है तो मैंने लगा दिया है। आपको साइंस भी है, साइंस के साथ साथ अदर चीजें भी हैं वहां पे। तो मतलब मैं आपको एमपी के ओरिजिनल नोट्स दे दिए हैं, मैंने आपको साइंस दे दी, मैंने ज्योग्राफी दे दी, और 3 तो दिए ही दिए। तो मैंने जिन बच्चों को बोला था कि जिनने भी इसको खरीदा है मैं उसको 5 की जगह 15,000 का फायदा दूंगा। प्राइम मेंबर्स के ग्रुप अलग है, उन प्राइम मेंबर्स को 15,000 का फायदा दिया गया। पूछ लेना, क्योंकि वो इस कोचिंग के, इस संस्थान के सबसे पहले सदस्य हैं, या ये कोचिंग उन्हीं के लिए शुरू करी गई थी। चलिए, तो यदि आपका मन कर रहा है इस बैच को परचेज करने का, तो टारगेट बैच को तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये आपकी स्क्रीन पर रहा बच्चों, कि आसियान का 10वां सदस्य कौन सा देश बना एवं कब? जल्दी से आंसर दे दो, आसियान का 10वां सदस्य कौन बना और कब? फटाफट करना है, थोड़े से क्वेश्चन और बढ़ाने हैं ताकि हम G20 के कर लें बच्चों, ठीक है। जल्दी से आंसर दीजिए। आसियान का 10वां सदस्य यदि हम देखेंगे तो आपको आंसर क्या होना चाहिए? कंबोडिया। ध्यान से सुनना, कंबोडिया 1999 का आंसर इसका उसमें हो जाना चाहिए आपको, तो इसको जो है आप आंसर देकर चले आना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, आंशिक रूप से किसे आसियान के 11वें सदस्य का दर्जा मिला है और कब मिला है? ये प्रश्न है। अच्छा, समझ गए बात को? ठीक, दर्जा किसे मिला है, इतना रहने दो इसको। ठीक, ठीक, चलो आंसर दो। हाँ बिल्कुल, जो नए आए हैं उनका स्वागत है।
सेशन को लाइक कर देना बच्चों, बिल्कुल सभी लोग भरपूर प्यार दिखाना ताकि मैं आगे और मेहनत करूं। और इस बार मेंस में यदि आपने नहीं देखा हो प्लेलिस्ट चेक करो, एक प्लेलिस्ट में रिकॉर्ड्स जो बनाए गए हैं 24 के मेंस में मैंने आपको सारे सब्जेक्ट में जो है करा के दिया है। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, जैसे ही प्री खत्म होगा हम मार्च से जो है मेंस पर काम करेंगे और एसआई साइंस के जो आपकी है उस पर, साइंस कह रहा हूँ, एसआई की हिस्ट्री जो है उस पर भरपूर आपका सहयोग में उपलब्ध कराऊंगा। आपको बहुत मिनिमम कॉस्ट पे उस बैच को लॉन्च करा जाएगा, ये मैं पहले से बोल दे रहा हूँ आपको। पर आपको 150 नंबर वहां भी मिलने वाले, ध्यान से सुनना, वो 150 में से मैं आपको दिलाऊंगा पूरे, चिंता मत करो। आंशिक रूप से 11वें सदस्य की यदि हम बात करते हैं तो इसका आंसर होना चाहिए पूर्वी तिमोर। लोकतांत्रिक गणराज्य जो है तिमोर या ईस्ट तिमोर के नाम से इसको जाना जाता है, तिमोर लेस्ते के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से सुनना, आंसर क्या है 11वां जो है पूर्वी तिमोर को। अब देखो 2022 में सैद्धांतिक रूप से मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ही डेटा लिया बच्चों, जिसमें यह कहा गया है कि 11वें सदस्य के रूप में सैद्धांतिक रूप से शामिल करा गया। हालांकि उसमें पूर्ण सदस्यता जो है, मतलब जो फाइनल मेंबरशिप है वो पेंडिंग है। अब इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करना, वहां पर थोड़ा अच्छे से समझना प्रश्न को, फिर टिक करना। 10 होगा तो 10 भी सही हो जाएगा, 11 होगा तो 11वां भी सही हो जाएगा। ध्यान से समझना, मतलब टोटल मेंबर्स 10, यदि नवीनतम पूछे तो 11वां, इस तरीके से। तो 11वां में आपका आसियान तो कंफर्म है, ये तो पक्का है, मतलब आप इसका आंसर अच्छे से टिक करके आ सकते हो। तो प्री 100% ये हो गया, पर बस थोड़ा सा चेक करना अच्छे से क्या है। अब देखो इसकी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा, अब आपको मैं हटाता हूं अपने आप को, ठीक है, हट गया मैं, ठीक है चलो। तो ये यदि मैं आपसे बात करूं, ये ऑस्ट्रेलिया है, समझ गए बात को। इसके ऊपर चेक करो, ये दिख रहा है आपको ईस्ट तिमोर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अच्छे से, ईस्ट तिमोर। पिक्सल बढ़ा लो, फिर से बोल रहा हूं, अच्छे से दिख जाएगा सब। और इसकी राजधानी है दिल्ली, ध्यान से सुनना, इसकी राजधानी है दिल्ली। तो ये आपको दिल्ली से कंफ्यूज कर सकती है थोड़ा सा किसी किसी को, और जिसको कर दे नहीं करे तो कोई बात नहीं। प्यूपा न्यू गिनी ये इसी के साथ है। तो ये दोनों जो है, इन दोनों को याद रखना आप बस थोड़ा सा। बाकी ये देखो आसियान कंट्रीज, थाईलैंड हो गया, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये तो बनी ही हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आसियान प्लस 3 सदस्यों में कौन शामिल नहीं है? आपसे ये पूछ रहा है कि कौन शामिल नहीं है, आसियान प्लस 3 सदस्यों में कौन शामिल नहीं है। आसियान प्लस 3 सदस्यों में कौन शामिल नहीं है? जल्दी से आंसर दो। ठीक, ये तो बन रहा है प्रश्न, मुझे भी दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि बहुत आसान है भाई। जब आप इस पे चेक करोगे तो ये एक नाम है जो आपको बिल्कुल समझ जाना है, क्योंकि यदि इसको किसी ने सदस्य बना लिया, समझना मेरी बात को, तो ये पकड़ पकड़ के सबको और मारेगा, इतना पागल सन की आदमी है। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया की बात आप जानते ही हैं कि जो है कौन है यहाँ का शासक, और इसको यदि आप किसी ग्रुप का हेड बना रहे हैं तो आधे से ज्यादा समय तो आपको इस नटखट व्यक्ति को संभालना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। आधिकारिक रूप से तिमोर लेस्ते लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में चर्चित देश किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का सदस्य बना है? प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, प्रश्न को इस तरीके से भी वो पूछ सकता है। जल्दी से बताओ, ये तो बन रहा है प्रश्न, यदि ढंग से समझा हो आपने कि तिमोर लेस्ते लोकतांत्रिक गणराज्य, यही मैंने आपको अभी चर्चा करी है, किसके बारे में चर्चा करी है? तिमोर लेस्ते लोकतांत्रिक गणराज्य, ये इसका नाम हो गया। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन हो गया आपका? आसियान। ठीक है, अब मुझे फटाफट बता दो डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई, आईएमएफ की स्थापना कब हुई, और एडीबी की स्थापना जिसने बता दी, और हेडक्वार्टर तो मैं मान जाऊंगा उसने मेरी क्लासेस देख रखी है, अच्छे से पढ़ रखा है। चलो जल्दी कमेंट भेजो, जल्दी कमेंट भेजो, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, एडीबी, जल्दी से। मैं जब तक देख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से आप लोग मुझे एक बार बता दीजिए। ठीक है, लगभग सब कुछ सही है बच्चों, बिल्कुल। बस थोड़ा सा आपको और फटाफट करना रहेगा, जिससे हम इस क्लास को कंप्लीट भी कर लें अच्छे से। ठीक, चलिए, तो आंसर आपको पता है, बिल्कुल सही बात है। एडीबी यदि नहीं पता हो तो 1966 कर लेना। एडीबी कब हुआ? 1966। इसमें करंट मेंबर्स जो हैं वो हो गए 69, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला की राजधानी फिलीपींस में है, मनीला की राजधानी फिलीपींस में है। चलो, आसियान पर्यवेक्षक सूची में कौन सा देश शामिल है बच्चों? ये आपको आंसर देना है, आसियान पर्यवेक्षक सूची में कौन सा देश जो है शामिल है, जल्दी से आंसर दीजिए।
ठीक है, हाँ, चलो बहुत बढ़िया। ये तो बन रहा है और इसका आंसर क्या होगा? अभी मैंने आपको दोनों के जो है चित्र भी दिखाए थे, यदि आपने अच्छे से देखे हो। इसका आंसर होगा सी। तिमोर भी है, पूर्वी तिमोर जिसको हम बोल रहे हैं, और प्यूपा न्यू गिनी। दोनों के चित्र मैंने थोड़ी देर पहले ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको दिखाए थे। याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? बिल्कुल उन्हीं में आपको ध्यान से देखना है कि पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर की जो लिस्ट है उसमें ये लोग इंक्लूड है। ये देखो, इसकी ऑब्जर्वर लिस्ट है, इसकी डिटेल्स यहाँ पर मैंने अटैच कर दी है। पीडीएफ आएगी आपको क्लास की, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलो ज्यादा मत पढ़ना, सिर्फ ये देख लेना नाम क्या है वो क्या है। इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि यदि आपको कॉम्बो बैच में थोड़ी शिकायत हो, पैसों का इशू हो, तो उससे बढ़िया आप एक और कोशिश कर सकते हो। आप केवल अर्थशास्त्र पढ़ सकते हो या केवल उद्यमिता पढ़ सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स, एमपी की इकोनॉमी दूर दूर तक आपको लोग सुझाएंगे, मैं अच्छे से कर दूंगा। उसी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ कि यदि आप उद्यमिता को पढ़ना चाह रहे हैं तो उद्यमिता के बारे में अभी लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी मीन्स 2024 का पेपर हुआ था, उसका एनालिसिस मैंने डाला है। 1 यूनिट पढ़ाई थी, 5 क्वेश्चन डायरेक्ट बने, डायरेक्ट समझ गए बात को, बाकी फिर आपको मैंने। नेक्स्ट ये क्वेश्चन यदि आसियान से बनाएगा एग्जामिनर तो सबसे पहला उसका मन इस क्वेश्चन को बनाने का है, और तुम्हारा आंसर इसको बिल्कुल दिया जाना चाहिए, और जिसको बन जाए उसको डिजिटल चॉकलेट मेरी तरफ से। क्वेश्चन ये है कि भारत के किस गणतंत्र दिवस के मौके पर आसियान प्रमुख अतिथि थे? जल्दी से आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप जो है बच्चों, जो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, वो क्या करें, उस आईएएस एकेडमी का जो है यूट्यूब चैनल खोलें। ठीक है ना, उस आईएएस एकेडमी का जैसे ही यूट्यूब चैनल आप खोलोगे, आप जाना शॉर्ट्स पे, शॉर्ट्स का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे। इन शॉर्ट्स को चेक करो, मैंने आपको बकायदे इस पर एक ऐसा टॉपिक बना के दिया है कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा कि क्यों गणतंत्र दिवस ये जो है मनाया जाता है, कौन कौन से अतिथियों को बुलाया जाता है, किस आधार पर बुलाया जाता है, कब पहली बार किसको बुलाया गया, पिछले 3 कौन कौन से हो गए हैं, रिसेंट में किसको बुलाया गया, ये सारा जवाब आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपके सभी एग्जाम्स के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने एग्जाम्स दे रहे हो अभी हाल में, चाहे व्यापम के एग्जाम देने चले जाओ, सभी एग्जाम्स के लिए 100% इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स हैं। क्लियर है? चलो आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा 69वां गणतंत्र जो है हमने मनाया था, जो कि 2018 में मनाया था। कब मनाया था? 2018 में। तब हमने आसियान के जो सारे 10 इंपॉर्टेंट जो हेड्स हैं, इन 10 इंपॉर्टेंट हेड्स को हमने बुलाया था। बेसिकली गणतंत्र दिवस के मौके पर हम अपने जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके प्रमुखों को जो है अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं। इसमें सर्वप्रथम, अर्थात जब भारत आजाद हो रहा है, 1950 की बात हो रही है, तब हम यहाँ पर जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को बुलाते हैं। क्लियर है? इस आधार पर अब ध्यान से देखो, जो प्रश्न आपका पूछा जाने वाला है वो आपको यहाँ से याद रखना है। 69वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2018 को हमने जो है आसियान के 10 प्रमुख प्रतिनिधियों को बुलाया था। तो ये डेट हो गई, ईयर हो गया, सब कुछ आपको बता दिया। 1950 भारत आजाद हो रहा है, मैं अपने आप को हटा रहा हूँ थोड़ा सा, अब आपको दिखेगा और अच्छे से। राष्ट्रपति सुकर्णो, इंडोनेशिया। 2018 में आसियान के प्रमुख। 2019 में देखो, राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे। 20 की बात करते हैं तो जो है जेयर बाल्सोनारो जो कि ब्राजील के। 23-24 याद रखना, अब्देह फतल एलसीसी को बुलाया, मिस्र के राष्ट्रपति। और 24 में जो है, ये तो मैंने आपको बता दिया है, ये बच्चों को शॉर्ट्स में और डिटेल में समझा दिया है। मैंक्रो को बुलाया था भैया, फ्रांस के राष्ट्रपति। समझ गए बात को? और जिस प्रकार से यहीं से आप ऐसे समझ लें कि यूपीआई की बात कर रहे हैं बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं? यूपीआई को अपनाने वाला जो है फ्रांस, इस आधार पे पहला देश भी आपको बनता हुआ दिख सकता है। तो कहने का ये मीनिंग है मेरा कि आप अच्छे से पढ़ के जाना और देखिए कि मोदी जी को किस आधार पर उन्होंने बाकायदे बुलाया, चाय भी पिलवाई ऐसी जगह ले जाके, और बोला चलो अब पैसे तुम दो। तो पैसे यूपीआई से देना, किससे देना? यूपीआई से देना। ये होती है कूटनीति। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान, भारत ने आसियान के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते पे सहमति जताई। तो जल्दी से आंसर दो, कब सहमति जताई? जोश ठंडा तो नहीं हुआ है तुम लोगों का? बिल्कुल, हाँ फटाफट आंसर दो। आसियान के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते पर सहमति कब जताई, आपको आंसर बताना है, जल्दी से दो। ठीक, चलो आंसर देखो फटाफट इसका। तो यदि हम इसका आंसर देंगे तो ये होगा 13 अगस्त 2009 को। ध्यान से सुनना, 13 अगस्त। स्वतंत्र व्यापार समझौते क्या होते हैं कि हम अपने यहाँ की सामग्री, वस्तु, सेवाएं, उत्पाद उनके यहाँ आसानी से पहुंचा सकें। वो उनके यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, देखो अक्सर जब आप निर्यात करते हैं तो उन चीजों का करते हैं जो आपके यहाँ बहुतायत में है और जो अन्य देश में नहीं है।
आप कभी भी उस चीज को एक्सपोर्ट नहीं करोगे जो आपके ही खाने के लिए नहीं। समझ गए बात को। इस आधार पर भारत ने आसियान के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते पर 13 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए। इसके बाद से अब तक दोनों पक्षों के बीच लगभग 4000 वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात निर्यात किया जा रहा है। वर्तमान में आसियान भारत का चौथा बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है बच्चों। 69वें गणतंत्र पर तो ये मैंने आपसे चर्चा कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट। आसियान के सदस्य देशों में शामिल नहीं है, ये आपको उद्देश्यों में शामिल नहीं है, सॉरी, आसियान के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान इज नॉट इंक्लूड। जल्दी आंसर दो। ठीक है, चलो पढ़ के देना, बिना पढ़े मत दे देना। ठीक है, फटाफट फटाफट बच्चों करोगे तो और मजा आएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। चलिए, आसियान के उद्देश्यों में शामिल नहीं है आपसे पूछ रहा है, तो देखो सदस्यों के विवादों का शांतिपूर्ण निराकरण, तो ये तो होगा भाई, एक दूसरे के बीच विवाद हो रहा है तो बढ़िया शांति से निपटाइए। आर्थिक विकास और उत्थान में सहयोग, हम आपके में करें आप हमारे में करें तो जीवन आगे बढ़ेगा, नहीं तो यही है कि हम तुम्हारी टांग खींचेंगे पाकिस्तान जैसे, तो तुम तो जीवन भर नहीं बढ़ पाओगे, हमें भी नहीं बढ़ने दोगे, वो वाली बात होगी। और सदस्यों की संप्रभुता, क्षेत्रीयता और अखंडता का ध्यान नहीं रखना, इसको अच्छे से पढ़ो। नहीं रखना लिखा है वहां पर भी, ऐसे आराम से पढ़ना बच्चों, इसलिए ऐसे प्रश्न करवा रहा हूं। आंसर सी होगा, रखने की बात आएगी ना। क्लियर है, चलो। आसियान के वर्तमान महासचिव कौन है, ये एक प्रश्न और अच्छा प्रश्न है। आसियान के वर्तमान में महासचिव, सेक्रेटरी जनरल कौन है? चलो आंसर बताओ फटाफट, बिल्कुल। जो लोग बीच में जुड़े हैं उनका स्वागत है। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करो अपने मित्रों के साथ में, और मैं यही कहूंगा टाइम से आया करो, बहुत मजा आता है, अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं और आपको सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। यदि आपने बुक से नहीं पढ़ा, मन नहीं था, तो कम शब्दों में आपको मेरी एमसीक्यू क्लास से भी बहुत कुछ हो जाएगा। चलो, लिम जैक जेई आंसर है नहीं। विम जैक जेके ये भी नहीं है भैया। टिम हो जो हो ये तो नहीं है। आपका आंसर क्या होगा? काओ किम हॉन। तो किम हॉन ऐसे करके क्यों हॉर्न बजा रहे हो, ऐसे याद कर लो, क्यों हॉर्न बजा रहे हो, वैसे अल्लाह सूर होता है उस टाइप से। ये है भैया आसियान के सेक्रेटरी काओ किम हॉन जो है, ये दिख रहे हैं, तुम पहचान लेना, फोटो नहीं दिखाएगा आयोग तुमको, चिंता मत करो। पर ये है कि तुम क्यों हॉर्न से याद रख लो, किससे याद रख लोगे? 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, और ध्यान से सुनना, दो प्रश्न इट सेल्फ है इसमें मैंने आपके लिए रखे हैं, और 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ? प्री के लिए बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित हो रहा है? चलिए, हाँ, ये नहीं पता था। ठीक, कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता चिंता ना करें, और जिसको पता है उनके आंसर भी मैं देखते चल रहा हूँ। पर आसियान का जो अच्छे से प्रश्न ध्यान से सुन के जाना, ये आउट ऑफ द बॉक्स वाले क्वेश्चन है, ये हो सकता है आपको ना मिले हों, पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इनसे भी कर लेंगे। तो वर्ष 2023 और जकार्ता, वर्ष 2023 और जकार्ता में हुआ था। क्लियर है, इतना याद रख लेना। चलो, तो इस आधार पर इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको एक पेज पीडीएफ पे जो है लगा के दे दी है। ये आपको संपूर्ण पीडीएफ कहाँ पर आ जाएगी, सॉरी, जो ये पूरी डिटेल्स आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगी। ये सारी पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिलेगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और नहीं भी है तो मैं कहूंगा इतना दे सकते हो, 1-2 घंटे में सारे क्वेश्चंस को रट मारो, पीडीएफ के चक्कर में भी ज्यादा परेशान मत हो, कम समय में अच्छा पढ़ लो, हो जाएगा। आसियान का आदर्श वाक्य, बिल्कुल बनाया जाने वाला प्रश्न इस बार के जो है आयोग प्रश्न रहा, तो सिंपल प्रश्नों की दृष्टि से मैं इसको देखूंगा आपके लिए। बहुत सिंपल, बहुत आसान और बनने वाला प्रश्न है। जल्दी से आंसर दे दो। आसियान का जो है मोटो क्या है, मोटो ऑफ आसियान, आदर्श वाक्य। हाँ, मजा आता है ना, बिल्कुल। एक ऐसे, देखो यही मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रश्न आपको बुक में नहीं मिल सकते, आप चाहो तो एक बार चेक करो। कुछ लोगों को लग रहा होगा बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, और ये एक जैसा दिखने के लिए ही मैं आपको इतना मेहनत करता हूँ कि कैसे बच्चों के लिए वो दूं जिससे बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो, मतलब बच्चा पढ़ाई करे, ये समझे कि पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे।
देखो यहाँ से वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कैजुअलिटी लिखा है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। समझ गए, कैजुअलिटी नहीं है। वन मिशन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ये भी देखो यहाँ पर मिशन लिखा हुआ है। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? यहाँ देखो वन विजन, वन आइडेंटिटी और यहाँ पर लिखा है वन इम्यूनिटी, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ए, जिन्होंने ए दिया है। वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी इज द मोटो ऑफ आसियान, और ये आपके एग्जाम का सबसे सॉलिड, सबसे इजी प्रश्न है, बनना चाहिए बच्चों। कर लोगे? ठीक, चलो। ये लिखा हुआ है देखो, आसियान डे कब मनाया जाता है, ये पीडीएफ में आएगा सबको। जो लोग कॉम्बो बैच वालों को तो तुरंत मैं उपलब्ध करवा देता हूँ, समझ गए बात को, तो इसको पढ़ के जाना आप लोग सब कुछ चीजें फटाफट, ये आपकी जो है डिटेल में है। और नहीं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो कोसाइस एकेडमी का, फटाफट वहां पर सारी चीजें हैं, डाउनलोड करो, पढ़ो, आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके पहले वाली मैराथन की पीडीएफ को लेकर थोड़ी सी शिकायतें थी, उसके पीछे कारण ये था कि जल उस दिन सिचुएशन क्या थी मैंने आपको बताया था। जिन लोगों ने देखी हो उस सिचुएशन को समझेंगे। लास्ट वाली पीडीएफ जल्दीबाजी में उसमें सेव नहीं हो पाई थी, कारण ये था कि स्थिति ऐसी हो गई थी, और उसी के साथ सेकंड जो कॉन्टेक्स्ट में आपको बात करूं, तो वो पीडीएफ फटाफट के कारण में कुछ डिस्टर्ब हुई, जिसकी वजह से एक्चुअल चीजें आपकी नहीं मिल रही थी। तो मैं नहीं चाह रहा था आप कंफ्यूज हो कुछ हो, क्योंकि फिर मैं आपको ब्लैंक दे दूंगा तो परेशान होते आप। इसलिए मैंने कहा बेहतर है आप लोग वीडियो देखो। नेक्स्ट, सितंबर 2023 में 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? सितंबर 2023 में बच्चों, जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से फटाफट। दो मेजर टॉपिक मैंने आपको बोला था कि आपके हो जाएंगे यदि आप लोग अच्छे से करोगे, और साथ दोगे तो मैं अभी आपको जो है G20 वाला टॉपिक भी करवा सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ें। तो इस आधार पर यदि मैं आपसे बात करता हूं तो सितंबर 2023 में 43वां, 23-43, और ये हो रहा है जकार्ता। ये कहाँ हो रहा है? जकार्ता। तो आंसर क्या दोगे इसका? जकार्ता मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से इसको कर लेना। अब देखो यहाँ पर मैंने लिख दिए, सबसे पहला आपसे पूछे शॉर्ट एक लिस्ट बना दिए, तो आप बोलोगे आपका फरवरी 1976 में हो रहा है, इंडोनेशिया में हो रहा है, बाली होस्ट सिटी है, और प्रेसिडेंट जो है आपका ये हो गया। उसी के बाद 42वां, ये आपका देखो इंडोनेशिया। 43वां आपसे पूछेगा तो आपका इंडोनेशिया आपको बता देना है कब हो रहा है, ये लिखा हुआ है, कहाँ पर वेन्यू है ये लिखा हुआ है। और 44वां भी पूछेगा तो भी बता के आना मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वाला पूछ सकता है, तो ये प्री के लिए मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। आपसे पूछे 44वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर होने वाला है, तो आप बोलोगे लाओस में। कहाँ पर होगा? लाओ। समझ गए बात को? तो इस तरीके से 44वां और 45वां दोनों है। देख सुन लो, 44वां और 45वां दोनों, मैं अपने आप को हटा रहा हूँ, दिख रहा होगा। 44वां और 45वां दोनों है, ठीक है। तो इस आधार पर आपको एक और मेजर टॉपिक अब हो गया कंप्लीट। समझना मेरी बात को, ये ब्लैक बुक है बच्चों, मैंने ब्लैक बुक रिलीज करी है, उसके कंटेंट देखो आप एक बार, समझना मेरी बात को। सिंचाई से संबंधित सारी, चाहे केन बेतवा की बात हो, सरकार के द्वारा स्कीम करंट में क्या है, स्टेटस कितनी है, पिछले वर्ष क्या कहा वित्त मंत्री ने, सारी बातें बिल्कुल आसान शब्दों में लिखी और बहुत लिजिबल लैंग्वेज, मतलब जो पढ़ी जा सके। इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी टफ बात आती है इसकी लैंग्वेज। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपके लिए हर संभव मैंने प्रयास करा, तो यहाँ से अब आपका जो है आसियान वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। क्लियर है? बिल्कुल। चलो, अब साथियों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी होगी। अब आपका दो टॉपिक यहाँ से मेजर कंप्लीट हो गए। अब आप जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके एक बार बताओ कि क्या स्थिति है, जल्दी से बता दो। ठीक, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि अब थोड़ा सा समय का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि समय हो चुका है और आप लोग हो सकता है कुछ सोने की तैयारी में हो, कुछ थक रहे हो, ये भी हो सकता है। इसीलिए आपको इस टॉपिक को यहाँ पर रोक देते हैं। इसके बाद एक क्लास बच रही है G20 वाली। हालांकि थ्योरी और G20 की क्लास की जो पार्ट 2 है उसकी थ्योरी मैंने आपको वीडियो में डाल रखी है, जिससे प्रश्न बन सकते हैं। नहीं है तो आपके लिए मैंने ब्लैक बुक रिलीज कर दी है, उस ब्लैक बुक से आपको G20 बन जाएगा। उसके बावजूद एक प्रैक्टिस सेशन आपके लिए मैं बिल्कुल दूंगा एग्जाम के पहले पहले, हो सकता है कल भी दे दूं, तो कल की क्लास पर भी बिल्कुल आप जो है नोटिफिकेशन चेक करते रहना, आपको हो सकता है कल ही दे दिया जाए।
और नहीं तो 1-2 दिन बाद दे दिया जाएगा। कुछ एक और टॉपिक हिस्ट्री के बच रहे हैं, उनको कवर अप करना है। इस आधार पर अब मैं आज अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब हम जो है कुछ और बेहतर तरीके से करेंगे। सभी ने जिन्होंने आज की इस क्लास में साथ दिया, मैं सभी के कमेंट्स देखते जा रहा हूँ वन बाय वन। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जो हमारे 3 ईयर के बैच के बच्चे, 1 ईयर के बैच के बच्चे, ओल्ड जो मेरे पुराने बच्चे जो भटक-भटक के आए, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। आज की मैराथन भी देखना रिकॉर्ड लेवल की मैराथन होगी और रिकॉर्ड लेवल पे आप इसको शेयर करेंगे। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, यदि उस आईएएस एकेडमी को आप लोग आगे बढ़ाओगे, मैं आपको बहुत आगे तक मदद करूँगा। तो आप सभी से निवेदन भी है और आपसे एक दरख्वास्त भी है कि आप इस क्लास को सभी लोग शेयर करेंगे। तो सभी अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर करो। एक दिन अपने स्टेटस पे जगह ज़रूर दे दो ताकि वो लोग भी जाने जो हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं। इसके बाद मेंस की तैयारी भी करनी है बच्चों, उस मेंस को भी अच्छे से करवाऊँगा, इसकी गारंटी दे रहा हूँ और आपको पता है मैं बोलता हूँ तो करता हूँ। तो इस आधार पर चलिए विदा लेता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का जो है करना चाहूँगा आज के सेशन में जो आपने प्रेम दिखाया। उम्मीद कर रहा हूँ मज़ा ज़रूर आया होगा जैसे फर्स्ट सेशन में करा था, तो बिल्कुल शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना है साथियों। जय हिंद, जय भारत और बहुत धन्यवाद और आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए आने वाले ऑल द बेस्ट।